चलिए, हेलो, यस पीपल, गुड इवनिंग, यस 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 यस, इट्स अ ग्रेट डे. It's been a long while जब से ये प्लानिंग चल रही थी that I'll be starting CS professional, but the time wasn't coming and I never wanted to start in between कि हाँ with less preparation, and finally I decided a nice while back that हाँ finally I'll be starting CS professional for December 2020 and here we are. So CS professional के लिए जो एक बेसिक चीज़ें रहती है वो आप सबको ऑफ कोर्स आइडिया. ये तो दिस अटेम्प्ट इज अ वेरी डिफरेंट अटेम्प्ट जहाँ पे आप लोग रिजल्ट के बाद में rather than thinking about your professional exam you were thinking of random other things. भाई ट्रेनिंग का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा. तो फाइनली you're all here sitting here means कि you structured your mind and you're now focused. भाई साहब बाकी सब चीज़ें keeping aside. Now let's focus on December attempt, December 2020 to ensure that no matter बाकी सारी चीज़ें कैसे किस तरफ जाती है, we have to keep one thing in mind कि December 2020 should be ours. And आफ्टर सीइंग एग्जीक्यूटिव ऑल ऑफ अस नो दैट एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत ही हेवे तरीके से होता है. हेवे कहूंगा बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर डाइवर्सिफाइड, सो अ स्टूडेंट एट टाइम्स स्ट्रगल्स, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल्स अ स्टूडेंट डजंट स्ट्रगल दैट मच बिकॉज प्रोफेशनल में ऑल द सब्जेक्ट्स आर वे मोर स्ट्रक्चर्ड. एक इनलाइन चलता है, मतलब यू विल सी ना बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन दिखेगा. एग्जीक्यूटिव में दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल दे आर कंपैरेटिवली इन लाइन विद ईच अदर. अब बात करते हैं दिसंबर 2020 को लेके आपके सब्जेक्ट्स के लेके. शुरुआत में 5 मिनट प्रोफेशनल के बारे में बात करूंगा, देयर आफ्टर सीधा मैं मेरे ग्रुप के ऊपर आ जाऊंगा. प्रोफेशनल के बारे में मोरलेस आपको पता है, लेकिन सीएस प्रोफेशनल 3 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 1 3 सब्जेक्ट, मॉड्यूल 2 3 सब्जेक्ट, मॉड्यूल 3 अगेन 3 सब्जेक्ट्स. हुआ ऐसा कि कुछ समय पहले इंस्टीट्यूट ने जब सिलेबस रिवाइज किया, रिवैम्प किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक ओपन बुक मैंडेटरी सब्जेक्ट, एक ओपन बुक ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो दिस वाज समथिंग व्हिच इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस्ड. ये जो ओपन बुक ऑप्शनल था इसको कुछ 3 साल ऊपर हो चुके हैं इंट्रोड्यूस किए, और ओपन बुक जो मैंडेटरी सब्जेक्ट लाए हैं उसको हार्डली 1.5 ईयर हुआ होगा अभी इंट्रोड्यूस किए इंस्टीट्यूट को डिक्लेयर करने के बाद से. तो ये जब से ओपन बुक कंसेप्ट आया था तब से एक जो फर्स्ट लुकआउट था दैट वाज नॉट अ वेरी फेयर लुकआउट. स्टूडेंट्स took this subject as if कि ये तो एक easy subject हो गया पास होने के लिए, जबकि that was not the outlook of the institute. इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था थिंकिंग अबाउट कि हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है. व्हेन इट कम्स टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल लेवल हमारा फोकस थोड़ा सा मेमोराइजिंग के ऊपर है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फोकस थोड़ा सा मेमोराइजिंग के ऊपर है, तो उसके अपने रीजंस हैं, मैं वहां पे नहीं जाता. और वहीं पे अगर मैं कंपेयर करता हूं फॉरेन एजुकेशन स्ट्रक्चर को, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम को, एग्जाम्पल लेता हूं मैं जापान का मोस्टली, तो जापान ने में फर्स्ट 5 इयर्स तक, जब एक स्टूडेंट के फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं, जब 5 साल का होता है तब तक तो उसको कोई एग्जाम ही नहीं लिखना होता है, तब तक स्कूल्स के अंदर कोई एग्जाम्स होते ही नहीं है. लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर डे 1 से वी आर ऑलवेज कंसर्न कि हाँ एग्जाम देना है, पास होना है, एंड हेंस वी हैव टू रिमेंबर, मेमोराइज एंड द आउटलुक इज ऑलवेज डिफरेंट. एंड उन्हीं आउटलुक के ग्राउंड्स पे सीए, सीएस और सीडब्ल्यू के सिलेबस बने हुए थे. तो इन तीनों के सिलेबस बने थे इसी ग्राउंड पे. जबकि अगर हम कंपेयर करते हैं फॉरेन कोर्सेज, जैसे कि मैं कोर्स का नाम लेता हूँ एग्जाम्पल, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर उनमें से मैं कुछ को सिलेक्ट भी करता हूं तो उसमें से CFA के कोर्स की बात ले लेता हूं, ACCA स्पेशली बात कर लेता हूं. तो इन कोर्सेज के अंदर मेमोराइजिंग वर नेवर देयर इंटेंशन. जबकि ACC के पेपर्स बताऊं तो जैसे कि हमारा कॉस्टिंग का पेपर होता है, ACC में अगर कॉस्टिंग का पेपर होता है तो पहले पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, उसके बाद पूरे फॉर्मुलाज दिए जाते हैं कि ये फॉर्मुलाज यूज करके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड नाउ सॉल्व. So the purpose, the intention is never on memorizing. The intention, भाई फॉर्मूला तो सबको हम दे रहे हैं, you have to know which formula to apply and how to apply it. So then the purpose, the focus in abroad mostly was not on memorizing but on application. And same चीज was copied first time in तीनों इंस्टीट्यूट में, ICAI, ICSI and CMA. इन तीनों इंस्टीट्यूट में सबसे पहले ICSI ने स्टार्ट किया था जब उन्होंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, एंड दिस वाज एन ओपन बुक सब्जेक्ट. तकरीबन 4 साल पहले उसका पहला अटेम्प्ट हुआ था, 4-5 साल हुए उस बात को. ऑप्शनल सब्जेक्ट लाए थे वो कि आपको ऑप्शनल का कंसेप्ट भी पहली बार ICSI लाया. तब तक ICAI में ना तो कोई ओपन बुक सब्जेक्ट था ना ही कोई ऑप्शनल का फंडा था कि आपको ये सब्जेक्ट बताए गए हैं, आपको यही पढ़ना है, एंड सेम वर्क विद CMA. CMA में तो आज भी ये चीजें क्वेश्चनेबल है, लेकिन ICSI ने पहली बार ऑप्शनल इंट्रोड्यूस किया कि ये एक ऑप्शनल है, मतलब स्टूडेंट गेट्स अ राइट टू डिसाइड कि इनमें से कौन सा हैव टू राइट, एंड ऑप्शनल के साथ में दैट वाज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन. बट स्टिल द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट इतने सालों में पूरा पिसा हुआ था कि हमें पढ़ना है, याद करना है, लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, लिखना है, कि इस सब्जेक्ट को कभी एप्लीकेशन के लुकआउट से देखा ही नहीं. इस सब्जेक्ट को इस लुकआउट से देखा कि अपना एग्रीगेट खींच के ले जाएगा.
बस दैट्स इट, विच वॉज अ वेरी रॉन्ग एप्लीकेशन. एंड फिर कुछ स्टूडेंट्स ने उसके बुरे रिजल्ट्स भी देखे. स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन ओपन बुक एग्जामिनेशन, विच केम एज अ शॉक फॉर पीपल कि ओपन बुक में कोई फेल कैसे हो सकता है. एंड देयर आफ्टर धीरे धीरे माइंडसेट वाज चेंजिंग कि ओपन बुक आप इतना कैजुअली नहीं ले सकते. बट फिर भी स्टूडेंट्स नेवर कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, कि ऑप्शनल का मतलब क्या होता है. स्टूडेंट आज भी ऑप्शनल ये सोच के लेता है, अपने सीनियर से पूछता है तूने ऑप्शनल लेता कौन से, किस में ज्यादा मार्क्स है, आईपीआर में ज्यादा मार्क्स है, मैं आईपीआर ले लेगा. ओके तेरे इसमें ज्यादा मार्क्स है, मैं वो ले लेगा. जबकि ऑप्शनल का लॉजिक इज विच सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन. जब आप एग्जीक्यूटिव देते हैं तब आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, तो आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग सब्जेक्ट की तरफ से था. किसी स्टूडेंट को कंपनी लॉ पसंद आया, किसी को ईबीसीएल पसंद आया, किसी को टैक्स पसंद आया. तो उस तरह से जो आपका इंटरेस्ट एग्जीक्यूटिव में बना है उसके बेस पे आपको लेना होता है प्रोफेशनल का ऑप्शनल, एग्जीक्यूटिव के इंटरेस्ट के बेस पे. एंड नॉट कि भाई साहब सीनियर ने कौन सा बोला है, कौन सा स्कोरिंग है. दैट आउटलुक इज ओनली रॉन्ग. बट वो आउटलुक भी चल रहा था. उसी के साथ में आईसीएसआई ने फिर इंट्रोड्यूस किया था एक मैंडेटरी ओपन बुक एग्जामिनेशन, MCS, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज. एंड वी कैन ऑल प्राउडली से आईसीएसआई ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया उसके 2 साल बाद, आफ्टर 2 years, ICAI केम अप. सबसे पहले ऑप्शनल का कंसेप्ट और ऑप्शनल को ओपन बुक रखा गया. और अभी रिसेंटली आईसीएसआई ने ऑप्शनल के अंदर एक सब्जेक्ट भी ऐड किया, दैट इज MCS, जो अपना सब्जेक्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज. या आईसीएआई ने भी ऐड किया. सो जनरली आईसीएसआई डज व्हाट आईसीएआई डू. जो आईसीएआई करता है वो आईसीएसआई जनरली फॉलो करता है. उसका रीजन है बिकॉज आईसीएआई काफी पुराना है. हमारा तो 1980 के अंदर हम स्ट्रक्चर हुए, आईसीएआई और भी पहले का था, बट दिस वाज अ पहल जो कि आईसीएसआई ने ली एंड देन आईसीएआई टुक इट. सो ये बात तो तय है कि दिस इज नीड ऑफ द आवर. जब ऑप्शनल सारे मेजर इंस्टीट्यूट्स को ले रहे हैं तो ये बात तो तय है दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट और ओपन बुक सब्जेक्ट इज नीड ऑफ द आवर. इस लाइन पे अगर मैं बात करता हूं वापस मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 की, तो मॉड्यूल 3 में देयर आर 2 ओपन बुक सब्जेक्ट्स. 2 open book subjects मतलब I would not lie that these are not scoring subjects. These are 100% scoring subjects, but you need to have the right approach. You cannot have a casual approach towards it कि हाँ देख लेंगे, ऐसे देखेंगे, ढूंढेंगे, जो मिलेगा वो लिख देंगे. नहीं, आपको इसके अंदर बहुत एक करेक्ट अप्रोच रखनी होगी. एंड एक करेक्ट अप्रोच के साथ में यू नीड टू प्रैक्टिस पेपर्स ऑल्सो. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको इस तरह से लिखना है. बिकॉज इफ एट ऑल अ स्टूडेंट फ्लंक्स इन ओपन बुक एग्जामिनेशन देन सो इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम. इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज ओपन बुक में आई वुड माई सेल्फ से कि एफर्ट्स आपके कम लगेंगे बट एफर्ट सर्टेनली लगेंगे. कुछ लोग ओपन बुक को एग्जाम के दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, वो कभी ना करें. तो ओपन बुक को अगर आपने इज्जत दिया, अब आता हूं उस बात पे, ओपन बुक को अगर आपने इज्जत दिया तो मॉड्यूल 3 आपके एग्रीगेट को इतना ऊपर ले जा सकता है कि आपके मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों का निकाल सकता है. एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देने के बाद में हम सब लोग एक चीज पे तो कम से कम कंक्लूड कर सकते हैं, आपका पेपर कितना अच्छा होता है और आपके मार्क्स कितने आते हैं. कभी कभी इनका कोई रिलेशन नहीं होता. दिस इज समथिंग विच इज देयर इन एग्जीक्यूटिव बिकॉज सब्जेक्टिव, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्टिव पेपर में, बिकॉज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है द पर्सन इज चेकिंग द कॉपी. तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो किस आउटलुक से चेक कर रहा है, उस पर आपके मार्क्स डिपेंडेंट होंगे. तो आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते कि नहीं मेरे तो आराम से मेरा एग्रीगेट सब बन जाएगा. तो एग्रीगेट के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे. वहां पे मॉड्यूल 3 इज गोइंग टू बी देयर एट द रेस्क्यू. मॉड्यूल 3 के 3 सब्जेक्ट हैं. ये जो ओपन बुक है दैट इज MCS, आप सबको पता है, जो मैंडेटरी है. MCS मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज. आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा 110%. इतना प्यारा सब्जेक्ट बनाया हुआ है एंड इट इज नीड ऑफ द आवर. इन्होंने इस तरह से किया है, जो CS करने के बाद में प्रैक्टिस करते हैं एंड थोड़ा भी NCLT प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज बून इवन इन द प्रैक्टिस. लास्ट आता है आपका ओपन बुक, जो कि हम लोग मतलब आई विल बी टेकिंग अप IBC, गोपाल सर इज गोइंग टू टेक अप लेबर लॉ, या फिर आप कोई और ले रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. ये एक और ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने एक ओपन माइंड से पढ़ना है. एंड मोरलेस आई एम टेलिंग यू, जब हम MCS की एक अप्रोच देखेंगे तो आपका कोई भी ओपन बुक होगा उसमें आपको एक करेक्ट अप्रोच का आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको फॉलो करनी चाहिए. इसके बाद में आता है ऑफ कोर्स द पर्पस ऑफ द आवर, दैट इज फंडिंग. फंडिंग का एक खौफ बन जाता है बिकॉज एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी एक खौफ बना होता है सिक्योरिटीज लॉ का. तो जो खौफ सिक्योरिटीज लॉ का एग्जीक्यूटिव में बना होता है वही खौफ कंटिन्यू होता है फंडिंग के अंदर. बट मार्क माई वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ द एंटायर CS प्रोफेशनल का, ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स में अमंग ऑल द 9 सब्जेक्ट्स दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, फंडिंग का सब्जेक्ट. फंडिंग का अभी जस्ट हम 10 मिनट के अंदर पेपर देखने वाले. व्हेन यू विल सी द पेपर, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया इन्होंने पैटर्न ऑफ CS एग्जीक्यूटिव.
जैसे एग्जीक्यूटिव में होता था कि शुरुआत में एक दो न्यूमेरिकल पूछ के आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, फिर कुछ इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर पार्ट बी के क्वेश्चंस आते हैं. सेम पैटर्न दे फॉलो इन प्रोफेशनल्स एज वेल. तो हम गधे थोड़ी कि एक बार गलती करके दूसरी बार भी गलती करेंगे. सो वी नो द पैटर्न, वी नो हाउ टू स्टडी इट, यू विल बी एबल टू सेल थ्रू कंफर्टेबली. जो आपके आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़े, उसी का एडवांस वर्जन यहाँ पे आने वाला है. यहाँ पे कुछ बहुत प्यारी चीजें आने वाली है. हम जैसे ही सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन पे जाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल 3. फंडिंग, MCS, whatever optional you are picking, you can pick up IBC, you can pick up labor, you can pick up IPR, any subject you want to pick, you can pick up. जो भी सब्जेक्ट आप पिक करते हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना होता है दिस ऑप्शनल. और ये आप अगर अपना फेवरेट ले रहे हैं तो इसमें तो आप आसानी से मार्क्स ले लेंगे, तो इसका कोई डर नहीं है. MCS, आई अश्योर यू कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है. फंडिंग में आई एम टेलिंग यू कि 110% दिस वुड बिकम द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. अब बात करते हैं थोड़ा और ड्रिल डाउन करके टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ द ईयर, फंडिंग. चलो फोकस 100% यहां पे. फंडिंग के सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेंगे टोटल 4 बुक्स. आपको एक बार बुक्स का आइडिया देता हूं. द फर्स्ट बुक यूल बी गेटिंग इज फंडिंग. दिस इज फॉर 60 मार्क्स. सब्जेक्ट का बाइफर्केशन कुछ इस तरह से है दैट 60 मार्क्स का फंडिंग है, 40 मार्क्स का लिस्टिंग है. तो पहले जो 60 मार्क्स का फंडिंग है उसके लिए यूल बी गेटिंग अ बुक. अब बुक का आउटलुक जो एग्जीक्यूटिव मुझसे पढ़े हैं सेम रहने वाला है. लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक एंड राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा कंटेंट, जिससे कि वील कीप मेकिंग समरीज पैरेलली. बिकॉज व्हाट प्रॉब्लम अ स्टूडेंट normally faces is कि एग्जाम के एक दिन पहले समझता ही नहीं है कि रिवाइज कैसे करें. So when you have your own summary made from the very first day, that you not face that struggle one day before the examination. The second book you'll be getting is for listing, 40 marks. Okay, ये आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद है. ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे. लिस्टिंग मतलब भगवान ने आपको कहा है कि लो आप 40 मार्क्स स्कोर कर लो. तो दिस इज लाइक फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं जो आपको यहाँ पे लेने हैं. जैसे कि सिक्योरिटीज लॉ न्यू सिलेबस में आपका पार्ट भी 30 मार्क्स का था, फ्री के मार्क्स थे. उसी तरह से ये आपके 40 मार्क्स हैं. ब्रिलियंटली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. इसके बाद में आपके एक थोड़ी क्वेश्चन बुक आती है, एडिशनल क्वेश्चन बुक टाइप, जिसके अंदर आपको कुछ एडिशनल माइनर क्वेश्चंस मिलते हैं. पतली सी बुक लाइक ऑलवेज. एक आती है बुक जिसके ऊपर ऑफ कोर्स बहुत मेहनत की है मैंने, चार्ट बुक. चार्ट बुक आई वुड नॉट से कि हर एक स्टूडेंट को डे 1 से देखनी है. ये वो बुक है कि जब अपने पास किसी सब्जेक्ट के अंदर टाइम कम है, सो एट द एंड आप उस चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर सकते थ्रू दिस बुक, एंड दैट इज द चार्ट बुक. तो एट द एंड ये चार्ट बुक काम की आती है. ये चार्ट बुक आप डेली आप मतलब आपको कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है. जब आप रिवाइज करने बैठते हैं तब आप चार्ट बुक को यूज कर सकते हैं. बाकी आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू नीड टू फॉलो दीज 2 बुक्स वेरी सिंसियरली. ये 2 बुक्स मतलब आपका पेपर सेट है. ये 2 बुक्स मतलब आपका पेपर सेट है. दिस इज पार्ट 1 बुक एंड पार्ट 2 बुक्स. ये आपको थोड़ी सी मोटी लग सकती है, बट आई एम टेलिंग यू इवेंचुअली हाफ पेजेड होती है. बिकॉज एक साइड तो आपका ब्लैंक है ना, तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं है इसको सेल्फ स्टडी करते टाइम. दीज आर द 2 बुक्स. वंस यू आर डन यू विल बी सॉर्टेड इन द एग्जामिनेशन. अच्छा, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू बुक्स ऑफ फंडिंग. अब आता हूं मैं सब्जेक्ट के ऊपर. अगर मैं बात करता हूं फंडिंग की एकदम केयरफुली, प्रीफेस ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिस्क्लेमर और अच्छी बात है, इंडेक्स. चलो अब यहां पे सब लोग ध्यान से फोकस करेंगे. द सब्जेक्ट इज फंडिंग एंड लिस्टिंग. The subject is funding and listing. Funding and listing. Funding is for 60 good marks. Listing is for 40 good marks. मैं भी लिस्टिंग की बात नहीं करूंगा, मैं आपको वैसे ही पहले फंडिंग पढ़ाने वाला हूं. बिकॉज फंडिंग इज द डिफिकल्ट पार्ट, लिस्टिंग आसान है, तो उस पर अपन अननेसेसरी अभी फोकस नहीं करेंगे. पहले जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको कैप्चर करते हैं अपन अच्छे से. तो फंडिंग इज द डिफिकल्ट पार्ट. 60 मार्क्स का फंडिंग है. 60 मार्क्स की फंडिंग को पहले मैं चैप्टर वाइज बात नहीं करता, पहले ऐसे जनरल बात करते हैं फंडिंग के बारे में. समझना ध्यान से. फंडिंग का मतलब हर एक व्यक्ति को पता है. When a company starts, the company needs funds. तो फंड्स कहां से कलेक्ट कर सकती है कंपनी, उस तरह से आपका सिलेबस बनाया गया है फंडिंग का. ओके, सिंपल रखता हूं. एक व्यक्ति जो 11th के स्टूडेंट को भी पता होता है, फंड्स के 2 सोर्स, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड. सिंपल, उसको हम टेक्निकली कहते हैं इक्विटी एंड डेट. ओके, तो 2 सोर्स रहेंगे कंपनी के पास पैसा रेज करने के, थ्रू इक्विटी थ्रू डेट. ओके, वेरी इजी. एंड वन मोर थिंग, यू डोंट हैव टू पेन डाउन पैरेलली विथ मी. 100% एज सून एज आई एम डन आई विल बी गिविंग यू टाइम टू पेन इट डाउन. तो क्लास के टाइम आपका फोकस को समझने पर रहेगा तो बेटर है, क्योंकि लिखा हो तो आपका मोरलेस नोट्स में वैसे भी रहेगा, एंड इवेंचुअली यू कैन राइट इट लेटर ऑल्सो. इक्विटी एंड डेट. इक्विटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इस मॉड्यूल ने 3 तरीके से डिवाइड किया है इक्विटी को भी फर्दर. सबसे पहले इक्विटी के अंदर दिया है पब्लिक फंडिंग. पब्लिक फंडिंग का मतलब वही शेयर्स इशू करना, आईपीओ, एफपीओ, फास्ट ट्रैक इशू, ये सारी चीजें जो आईसीडीआर रेगुलेशन पूरा है, पब्लिक फंडिंग. देन कम्स प्राइवेट फंडिंग. ओके, एंड लास्ट आता है आपका नॉन फंड बेस्ड.
नॉन फंड बेस्ड फंडिंग क्या होता है, ये जब हम सब्जेक्ट में जाएंगे तो बेटर तरीके से समझेंगे। आप ये समझिए कभी भी आप फंड रेस करते हैं तो दो तरह से होता है, या तो फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड, एकदम आराम से। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, एक हो गया पब्लिक फंडिंग, एक हो गया प्राइवेट फंडिंग, एक हो गया नॉन फंड बेस्ड। सर नॉन फंड बेस्ड क्या है, उस पर आऊंगा मैं, रुकता हूं। डेट की अगर मैं बात करता हूं तो डेट के अंदर सबसे पहले 2 में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा यहां पे सेम फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। अब फंड बेस्ड की बात करेंगे तो फंड बेस्ड के अंदर 2 हो जाएंगे, एकदम केयरफुली। थैंक यू सो मच पाड़ी। या फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड के अंदर 2 हो जाएगी कैटेगरीज आपकी वापस, ये बड़ा इजी है समझना, कंपनीज एंड यहां पे आ जाएगा गवर्नमेंट और बैंक्स। एक होता है जो कंपनीज के थ्रू आप रेस कर रहे हैं, एक होता है जो गवर्नमेंट और बैंक। डेट का बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट और बैंक्स, तो डेट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है उस मार्केट का। तो फंड बेस्ड के अंदर 2 आएंगे, एक कंपनीज और एक जिसको कॉर्पोरेट डेट भी कहते हैं, और एक गवर्नमेंट या बैंक से रेस किया हुआ। ओके ठीक है, चलो ये चल रहा है। उसके अलावा फंडिंग की एक और ब्रांच निकलेगी, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जिसको हम बोलेंगे फॉरेन फंडिंग। ऑफ कोर्स मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, फॉरेन फंडिंग एज द नॉमेनक्लेचर डिपिक्ट्स कि यहां पे फंड्स आप बाहर से लाओगे, एडीआर जीडीआर वगैरह का कंसेप्ट यहां पे हम पढ़ेंगे, वेरी इजी, फॉरेन फंडिंग। एंड लास्ट आता है आपका अदर बोरोइंग टूल्स। अदर बोरोइंग टूल्स में जो गरीब गरीब छोटे होते हैं ना, जैसे कि आपका क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ये छोटे मोटे बैंक्स इश्यू करता है, तो ये अदर फॉर्म्स में आ गया, इस पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं कभी कभी, तो हम जब पढ़ेंगे तब डिटेल में जाएंगे। ये आपका एक फंडिंग का ओवरव्यू हो गया। इसके साथ में एक और चीज आएगी, स्टार मार्क टॉपिक्स, सुना ध्यान से। फंडिंग के अंदर ही स्टार चैप्टर्स। स्टार चैप्टर्स का मतलब होता है ये बहुत तूफान चैप्टर्स हैं, स्टार चैप्टर्स, या फिर रेदर आई नेम इट स्टार टॉपिक्स। स्टार टॉपिक्स में आपके पास आएंगे सबसे पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसके बाद में एक ऐसा कंसेप्ट आएगा जो आप पढ़ोगे दीवाने हो जाओगे, मतलब आई बिलीव उन्होंने सिर्फ एक चैप्टर रखा है इस टॉपिक पे, बट इस टॉपिक पे तो पूरी बुक हो सकती है। दैट कंसेप्ट इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन इज सच अ ब्रिलियंट कंसेप्ट, लेकिन यहां पे आपका एक चैप्टर दिया हुआ है छोटा सा, उससे बस एग्जाम में क्वेश्चन सर्टेन है, एक क्वेश्चन आना। और एक गरीब सा चैप्टर एक और है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये सीएस एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटीज लॉ के ओल्ड सिलेबस के अंदर था, न्यू सिलेबस में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। सिंपल रखता हूं, ये आपका फंडिंग का पूरा सिलेबस हो गया, खत्म। 60 मार्क्स के लिए हमें ये सब कुछ पढ़ना है। एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, फोकस करना। सबसे पहले तो सिंपल इक्विटी डेट, ठीक है साहब। इक्विटी के अंदर पब्लिक फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग, ये तो समझ में आ गया। ये समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है। ओके, डेट के अंदर फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। सर यही तो समझ में नहीं आया, फंड का मतलब क्या है। ओके, इसके अंदर कंपनी और गवर्नमेंट, दैट इज कूल, कि जो कंपनीज जहां पे हमारी हेल्प कर रही हैं, वहां कंपनीज जहां पे गवर्नमेंट या बैंक्स कर रहे हैं वहां पे वो, तो दैट्स वेरी इजी। कॉर्पोरेट डेट कह सकते हैं, और वहां पे आपका हो जाएगा जो गवर्नमेंट डेट रहता है, वेरी इजी। फिर यहाँ पे क्या, फॉरेन फंडिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। जब अपन जाएंगे कि जहां पे इंडिया में हमारी कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, पैसा बाहर से ले रहे हैं, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे आपके क्या क्या आ जाता है, एडीआर जीडीआर आ गया। उसके बाद में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, जो हमें एक आइडिया है उसी के रेगुलेशन यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये फॉरेन फंडिंग हो गया। फिर अदर बोरिंग टूल्स में मतलब जो बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप फैक्टरिंग वैक्टरिंग पढ़ते हैं ना, फैक्टरिंग याद है, फैक्टरिंग का एक कंसेप्ट होता है, मान लीजिए, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये भी सीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में इसकी इतनी जगह नहीं थी। फैक्टरिंग के अंदर कैसा होता है कि मान लीजिए आप अपने डेटर्स को बेच सकते हो। आज इंस्पायर एकेडमी के पास में मान लीजिए 10 लाख के डेटर्स हैं, जिनसे इंस्पायर एकेडमी को 10 लाख रुपए लेना है, और इंस्पायर एकेडमी ले नहीं पा रही है, तो इंस्पायर एकेडमी एक बैंक के पास जाती है कि वी वांट टू फैक्टर दिस डेटर, कि इससे जब मिलेगा आप ले लेना, आप आज हमें 8 लाख रुपए दे दो। तो इंस्पायर एकेडमी 8 लाख रुपए लेके अपने फैक्टर, अपने डेटर को ही बेच देती है। सो दिस इज नोन एज फैक्टरिंग। इस तरह के जो बोरिंग टूल्स होते हैं, क्योंकि ये भी तो बोरिंग, बिल डिस्काउंटिंग, एक तरह से आप पहले पैसा लेना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें अदर बोरिंग टूल में हमको पढ़ाई गई है। इन्होंने यहां पर जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट है उसको मनी रेजिंग से रिलेट करने की कोशिश कर दी, कि ऑल द पॉसिबल कंसेप्ट्स हियर आर रिलेटेड विद मनी रेजिंग, क्या पैसा कैसे रेज कर सकते हैं। फिर आते हैं स्टार टॉपिक्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, ये दोनों ओल्ड सिलेबस में थे और ये न्यू सिलेबस में नहीं थे, तो वो लोग यहां पे पढ़ेंगे। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, हुआ ऐसा था कि जब सिलेबस रिफॉर्म हुआ, तब ओल्ड सिलेबस के
टॉपिक्स को हटाया गया। देखो पहला ये समझो, प्रोफेशनल का ओल्ड, ये सीएस का ओल्ड सिलेबस, ये सीएस का न्यू सिलेबस। सीएस के ओल्ड सिलेबस में क्या था, एग्जीक्यूटिव में सिक्योरिटीज लॉ की मॉड्यूल थी फॉर 700 पेजेस, ठीक है, और प्रोफेशनल में एग्जीक्यूटिव नहीं था, सही है। न्यू सिलेबस में क्या किया, एग्जीक्यूटिव में प्रोफेशनल की मॉड्यूल रखी फॉर 400 पेजेस, प्रोफेशनल में मॉड्यूल रखी फॉर 400 पेजेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ओल्ड सिलेबस के अंदर जो सिक्योरिटीज लॉ था वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे था, और न्यू सिलेबस में उसको एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में डिवाइड कर दिया गया। तो कुछ लोग ऐसे रहे जो सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में दिए हैं लेकिन प्रोफेशनल न्यू में दे रहे हैं। तो जो सीएमएसएल पढ़े हैं उनको तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिपीटेशन लगेगी, जैसे कि जो टॉपिक्स हैं वापस फोकस करना ध्यान से, लेकिन उतने नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पे डिटेल में है। अभी तो मैं नाम की बात कर रहा हूँ, पता चला कल आई नहीं रहे सर, नोटबुक है हमारे पास, तो समझना। रीड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोल दो, उसके बाद में आपका यहाँ पे ये सारे, ये आप पढ़ लो। तो ये सारे टॉपिक्स तो वहाँ पे एज इट इज थे, और अभी जब हम अंदर डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे लगेंगे जो कि उसमें थे। तो उसका इंटेंशन यही था कि एग्जीक्यूटिव के अंदर सीएमएसएल बहुत बल्कि था, 700 पेजेस का मॉड्यूल, तो उसको थोड़ा डिवाइड करके उसको प्रोफेशनल पे ऐड कर दिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो पहले सीएमएसएल में नहीं थे, और जो सिक्योरिटी, जैसे कि बुक बिल्डिंग है, तो बुक बिल्डिंग सीएमएसएल में बड़ा इंट्रोडक्शन था, लेकिन सिक्योरिटीज लॉ न्यू सिलेबस में बुक बिल्डिंग को क्रोध के रखा था। जैसे कि अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज है तो वो नहीं था। तो यहाँ पे सब लोगों के लिए अपने अपने सिलेबस से कुछ है, और उसका एडवांस वर्जन यहाँ पे आने वाला है। तो एकदम सिंपल देखता हूँ, अगर मैं सिलेबस को, तो सिलेबस को एकदम शांति से अगर मैं देखना चाहूँ, पहले सिलेबस को अच्छे से समझेंगे ताकि हमको समझ में आएगा कि हम सिलेबस में चल कर रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, तो सिंपल तरीके से ये मेरा फंडिंग चल रहा है। लिस्टिंग तो मैं कह रहा हूँ आप छोड़ दो बिल्कुल लिस्टिंग आज की तारीख में। लिस्टिंग जिस दिन शुरू होगा उस दिन आप वैसे ही दीवाने हो जाओगे, सर बस इतना सा है और इतने मार्क्स का है। यस, सिर्फ 4 चैप्टर है लिस्टिंग के, वो 4 चैप्टर एग्जाम में 40 मार्क्स के आएंगे, 40 मार्क्स के आने वाले हैं। तो वो तो आपको ऊपर वाले का वरदान है। तो उस पर फोकस नहीं करते हुए हम फंडिंग पे फोकस करें, दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट। ओके, फंडिंग के सिलेबस की बात करता हूं, तो पहले मैं सिलेबस इंश्योर करना चाह रहा हूं। फंडिंग में सबसे पहले आ जाता है इक्विटी डेट, ठीक है। इक्विटी के अंदर मेरा आ जाता है पब्लिक फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग। ओके, पब्लिक फंडिंग में हम कुछ नहीं पढ़ते, आईसीडीआर रेगुलेशन ही पढ़ते हैं। फिर प्राइवेट फंडिंग आ गया, फिर आ गया हमारा नॉन फंड बेस्ड। ओके, फिर आ गया डेट, डेट में आ गया फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, फिर आगे डॉट 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 करके फॉरेन फंडिंग, अदर बोरिंग टूल्स, ठीक है। फिर आते हैं स्टार टॉपिक्स। जो स्टार टॉपिक्स आते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर सिलेबस याद करने से क्या होगा? सिलेबस याद करना बहुत जरूरी है फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट डे, बिकॉज यू नीड टू नो कि आप आखिर मूव कहां कर रहे हो। एंड व्हेन विल बी रीडिंग फर्स्ट टॉपिक यू शुड बी एबल टू रिलेट इट टू द लास्ट टॉपिक, व्हेन विल बी रीडिंग लास्ट टॉपिक यू शुड बी एबल टू रिलेट इट टू द फर्स्ट टॉपिक। सो देन दिस इज फर्स्ट द बेसिक सिलेबस ऑफ फंडिंग। अब अगर इसको मैं अपने सिलेबस से रिलेट करने की कोशिश करता हूं, पूरी क्लास का फोकस स्क्रीन पे रहेगा। आपको मुझे फंड बेस का मतलब क्या होता है बताना बाकी है, पर उसके लिए हम थोड़ा सस्पेंस रखेंगे। चलो अब मैं आता हूं जो इंस्टीट्यूट ने हमें सिलेबस दिया है। यहां से अगर मैं तो इंस्टीट्यूट का सिलेबस, फंडिंग के ये 12 चैप्टर से सिलेबस के अंदर इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग, इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड, डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट, इंडियन फंड बेस्ड गवर्नमेंट, डेट फंडिंग इंडियन नॉन फंड बेस्ड। मतलब यहां पे सब जगह इंडियन है ना, तो वो तो कंफ्यूजन ही नहीं है। ये बार बार इंडियन क्यों बोले पता है? क्योंकि इसके बाद क्या पढ़ाने वाले हैं? फॉरेन फंडिंग। अदर वो इंडियन नहीं भी बोलते तो हमें समझ रहा है भाई साहब, हाँ, क्योंकि ऊपर इक्विटी में इंडियन थोड़ी बोला है, बट हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, तो इट्स कूल। तो डेट के अंदर हमारा एक हो गया चैप्टर जो कि कॉर्पोरेट डेट है, एक गवर्नमेंट से डेट आती है और एक नॉन फंड बेस्ड। फिर एक चैप्टर आता है फॉरेन फंडिंग, ये आता है अदर बोरिंग टूल, फिर ये नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एंड लास्ट चैप्टर आता है दीवानों वाला चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन। और इस तरह से आपके फंडिंग का सिलेबस खत्म होता है एकदम शांति से। अगर हम इसको प्लेस करना चाहते हैं पहले अपने वहां पे, तो अगर मैं चार्ट में प्लेस करूंगा, ये आ गया, तो सबसे पहले मैं रखता हूं, रुको रेड पेन, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सही है। चैप्टर नंबर 3 ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, सब ठीक है यहां तक अभी तक। चैप्टर नंबर 1 इधर है, उसके बाद में 2 और 3 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गया, फिर 4 और 5 पे हम लोग आ गए, ठीक है। उसके बाद में यहां पे चले जाते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं कि सही जा रहे हैं ना हम। यस, प्राइवेट, रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इक्विटी, प्राइवेट फंडिंग, नॉन फंड बेस्ड। उसके बाद डेट फंडिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो डेट फंडिंग के अंदर कॉर्पोरेट आ गया, फिर गवर्नमेंट आ गया, फिर नॉन फंड आ गया, तो ये 6, 7, 8,
तो इट इज 6, 7 and 8. Very easy. Then we go to 9, we go to 10, 11 and then 12 और ये हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है. So we should be able to, when we are reading the first chapter and a line or a word comes which relates to securitization, then we know that a securitization is the 12th chapter which is yet to come. Okay, हाँ वहाँ पर relate होगा. And the day we are reading securitization and a reference of ICDR comes, हाँ chapter 1 के अंदर पढ़ा था ये ICDR का reference है. So then the relation should be perfect because I'm telling you कि पेपर कैसा आएगा वही आपका एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेट. मैं पेपर देखा, उन्होंने क्या प्यारा पेपर ड्राफ्ट करते हैं. उनके पेपर का पैटर्न ऐसा है, 100 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है, 20 मार्क्स का एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपका दिमाग खराब कर देगा. आप CMSL के या सिक्योरिटीज लॉ के एग्जीक्यूटिव के पिछले 10 पेपर देख लो, हमेशा ऐसा होता है पेपर बहुत इजी होता है, पेपर बहुत इजी होता है, बट पूरे पेपर में एक 20 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि अरे मतलब पागल हो जाओगे आप क्वेश्चन को देख के, एंड देयरआफ्टर यू विल बी स्ट्रगलिंग विद द क्वेश्चन एंड पेपर रह जाता है. एंड सेम वो लोग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं फंडिंग के अंदर. वी शुड बी वेरी क्लियर कि हर एक टॉपिक को सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ेंगे जो कि लाइन्स में दिख रहा है, उसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं, हर एक चीज उसी टाइम पे पढ़ते हुए चलेंगे कि इस पर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो वी आर पहले से रेडी. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? Yeah. So this is all about the syllabus first. ठीक है सर, सिलेबस याद हो रहा है हमको. अभी आपको सिलेबस ऑलमोस्ट याद करना है, लेकिन 5 मिनट रुक जाता हूँ. उसके पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ जून और दिसंबर का. हम आते हैं फंडिंग पे. लेट्स सी पास्ट पेपर्स. फंडिंग का दिसंबर का पेपर पहले देख लेते हैं. फंडिंग का दिसंबर का पेपर आया. अब जो व्यक्ति मासूम तरीके से गया था वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के दिमाग खराब हो जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड ICSI इज वेरी क्लियर रे. आप समझो ICSI की मजबूरी है कुछ. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ माय आउटलुक टुवर्ड्स टीचिंग इज गोइंग टू बी. आई एम टेलिंग यू, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है. आई हैव गिवन यू माय वर्ड्स 20th में, मतलब 20th में. दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट. तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. द फर्स्ट वीक इज गोइंग टू बी लिटिल स्लोअर. फ्रॉम द सेकंड वीक वी आर गोइंग टू बिल्ड द बेस, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव मुझसे पढ़े, कुछ नहीं पढ़े. तो बेसिक्स मुझे SCRA, सेबी एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट से शुरू करना है. तो वो क्लियर करने के बाद मैं चैप्टर 1 उठाऊंगा, सो दैट आपके बेसिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं है. सो देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1. तो वी आर गोइंग टू गो अ लिटिल स्लो फॉर द फर्स्ट वीक. यू डोंट हैव टू वरी. सेकंड वीक से आई विल बी कोपिंग अप द रेगुलर 1 hour 45 minutes का लेक्चर. अब आप सोचो एक स्टूडेंट जो नॉर्मल तरीके से पढ़ के गया है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल देख के वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है कि मैं क्या पढ़ कर आया था. एंड देयरआफ्टर इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था बट क्वेश्चन न्यूमेरिकल होने से कॉन्फिडेंस लेवल पे एक व्यक्ति बैकफुट पे आ जाता है, क्योंकि मॉड्यूल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नहीं. एंड देयरआफ्टर सीधा एग्जाम आता है, स्टूडेंट डर जाता है. तो ये सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन. उसके बाद में फॉर लेट्स सी बी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वापस. और उसके बाद में अब देखो क्या है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखें लिमिट फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट. जो अदर बोरिंग वाला चैप्टर देखा ना, अदर बोरिंग में ये सारी चीजें आती है. तो लेटर ऑफ क्रेडिट वहां पे पढ़ेंगे तो उसकी लिमिट बहुत आसान है, मतलब आप मॉड्यूल खोल के तो 2 मिनट में कर सकते हो क्वेश्चन, इतना आसान. सेकंड आता है कि आपको यहां पे करना होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. तो वैसी कुछ लिमिट्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाता है. फिर आ गया एक और क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग ऑन इनोवेटर्स लिस्टिंग ग्रोथ प्लेटफॉर्म. देखेंगे जब पता चलेगा ये 5 मार्क्स ईच. तो ये जो 2 क्वेश्चन थे ना पहले, ये थे तो सिर्फ 10 मार्क्स के ना, लेकिन एक स्टूडेंट का दिमाग खराब करने के लिए काफी होता है. तो ये क्वेश्चन है नहीं 10 मार्क्स, एक स्टूडेंट 90 में भी पास हो सकता है, बट देन एक स्टूडेंट का एग्जाम में वो थॉट नहीं आता है, पहले वो इससे देखिए एक बैकफुट पे आता है, एंड देयरआफ्टर जो पढ़ा है वो भी अच्छे से लिख नहीं पाता. तो यू टू बी वेरी केयरफुल हर एक टॉपिक को पढ़ते टाइम कि इसमें कैसा पॉसिबल न्यूमेरिकल बैठ सकता है. ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन आता है. वापस देखो प्रॉपर केस स्टडी क्वेश्चन. शौर्य लिमिटेड ने ऐसा 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 कर दिया, अब आप बता दो कि उसको लेके प्रोविजन कैसे फंक्शन करेंगे. माय गॉड. ओके, नेक्स्ट, as per SEBI regulation explain the eligibility criteria for public offer of securitized debt instrument. securitization वगैरह और debt instrument इनके चैप्टर का क्वेश्चन है. उसके बाद में discuss the measures taken by government and regulator to develop a vibrant corporate bond market in India. कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए. अच्छा, बॉन्ड मतलब डेट मार्केट है, तो डेट मार्केट के लिए तो जो हमने पढ़ा कि डेट के अंदर गवर्नमेंट वाला उधर के चैप्टर से क्वेश्चन है. और चॉइस मिल गई, डिफरेंस करो. बिल्स फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस इजी है. प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वेरी इजी. कमर्शियल पेपर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, तीनों बहुत इजी है. वापस इन्होंने CMSL के फॉर्मेट को फॉलो किया है. डिफरेंस बिटवीन पूछे. एक चीज करेंगे आपके साथ ये एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन में 2 ऐसे टॉपिक दे देंगे जिनका आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है. तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, आप हमेशा हर डिफरेंस बिटवीन को इस तरह से नहीं लिख पाएंगे. तो आपको घर से इस माइंडसेट से नहीं जाना है कि सारे डिफरेंस बिटवीन ऐसे ही होंगे. कभी कभी ऐसे डिफरेंस बिटवीन आ जाएंगे जिनमें आप दोनों को रिलेट ही नहीं कर सकते. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू टू एक्सप्लेन फर्स्ट, you need to explain the second one and move on and not to waste a lot of time in here. Simple. तो ऐसे डिफरेंस बिटवीन आते हैं. फिर वापस एक और केस स्टडी क्वेश्चन है, फेस वैल्यू वगैरह दिया हुआ है. ओके,
वही केस स्टडी क्वेश्चन यहां तक चला 5 मार्क्स का, और एंड में उन गधों ने क्या पूछा पता है? कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। वो तो एक व्यक्ति बिना इस केस स्टडी को पढ़े भी आंसर कर सकता था, तो उसके पहले एक लाइन छोटी सी थी, मेरिट्स ऑफ दिस केस को डिस्कस करो एंड कंडीशंस। तो कंडीशंस तो बहुत ही ईजी है, ये जो अपनी नॉर्मल कंडीशन हम बुक में पढ़ेंगे, केक वॉक क्वेश्चन ऐसा। तो मेरिट्स डिस्कस करके आगे जाना था। उसके बाद में एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर और एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था, रीट जैसा, उस पे क्वेश्चन। thereafter प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ एडीआर एंड जीडीआर, सिक्योर सीएमएसएल का क्वेश्चन सीधा कि एडीआर जीडीआर इशू करना है तो क्या प्रोसीजर लगना है, बहुत इजी। जो अप्रूवल नहीं होते, बहुत सारे अप्रूवल लेके जाना होता है, जिसको सीएमएसएल याद है, छोड़ो। उसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा कि अब छोड़ो ये सब और सदगुरु के लेक्चर देखो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। रीड करो एक बार क्वेश्चन को आप। Are you understanding? So they are going to make you mad in the examination. आप ये सोच के मत जाओ कि मैं पढ़ के जाऊंगा और वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। और सुनो, इंस्टीट्यूट अपनी जगह पे सही कर रहा है, क्योंकि अगर मैं सही बात बताऊं ना, अगर इंस्टीट्यूट अपने दिल पे हाथ रखे और बोले कि जो जो स्टूडेंट पढ़कर आया उसको पास करना है, तो रिजल्ट 50% चला जाएगा। अरे सच में ना, आप सोचो आपके आसपास, मैं खुद मानता हूँ जब आपने एग्जीक्यूटिव की क्लास की होंगे ना, तो आपने देखा होगा कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं थे, तो उनके लिए तो कोई मर्सी भी नहीं है, उनको छोड़ दो। लेकिन कम से कम आधी जनता तो दिल से पढ़ती थी, फिर भी फेल हुई ना। सो एट दी एंड इंस्टीट्यूट हर उस व्यक्ति को पास नहीं करते जो पढ़कर आया है। इंस्टीट्यूट की मजबूरी समझिए, एमबीए नहीं कर रहे हैं आप, या आप कोई ऐसा कोर्स नहीं कर जिसमें कॉलेज इन्वॉल्व है, जो कि आपके अलग अलग स्किल्स को अलग अलग तरीके से चेक कर लेगा। इंस्टीट्यूट को आपके सारे स्किल्स पेपर से चेक करने हैं, आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी यहीं से चेक करने हैं, पैनिक मैनेजमेंट स्किल्स भी यहीं से चेक करने हैं, आपका सब कुछ उसको पेपर से ही चेक करना है। तो दे आर गोइंग टू गिव यू अ रैंडम पेपर एट टाइम्स। आई एम टेलिंग यू, सीएमएसएल में एक बार ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि मॉड्यूल में नहीं थे। उन्होंने सीएमएसएल में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम दे दिया और उसकी रेटिंग दे दी B++-। इसका मतलब बताओ, जो कि मॉड्यूल में भी नहीं है, मॉड्यूल में सिर्फ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के दिए हुए हैं। तो नाउ अरे वो क्वेश्चन का आंसर किसी भी व्यक्ति से अपेक्षित ही नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था कि आपका दिमाग खराब कर दे और आप सोचो कि मैं तो क्रेडिट रेटिंग का चैप्टर अच्छे से पढ़कर आया था, ये क्या हो गया। So they have to make sure you need to understand that by this paper they are going to check each and everything. So what you can do, अगर आपको बहुत ही ऐसा क्वेश्चन लगता है, you can leave that question for the time being and attempt it at the end. एकदम सिंपली। और एनीवेज आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऐसे अजीब से क्वेश्चन है वो इस जगह पे फिट करेंगे जहां पे आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता है। आप सोचोगे ना कि ऑप्शन में कर लेंगे, इंस्टीट्यूट ऐसा ऑप्शन बनाता है दिस और दिस, यहां पर भी एक गंदा क्वेश्चन, यहां पे भी एक गंदा क्वेश्चन। अरे अब ये आपको पता है, आप एग्जीक्यूटिव में थोड़ी जो आप सरप्राइज हो जाओगे, पता है वो लोग ऐसे ही करते हैं। सो यू टू बी प्रिपेयर्ड इन प्रोफेशनल्स फॉर दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे व्हेन यू सी ना, एग्जीक्यूटिव का पासिंग परसेंटेज दिस टाइम वाज 7%, 10% एंड 3%। ग्रुप 1 7%, ग्रुप 2 10%, एग्रीगेट बोथ ग्रुप क्लियर 3%। ये रिजल्ट था। प्रोफेशनल कितना था? अरे भाई साहब 25-30% का रिजल्ट दे रहे प्रोफेशनल में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ने में एक व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये ऐसा करने वाले हैं, और वो उस चीज को प्रोफेशनल में इंप्लीमेंट कर लेता है, इसलिए पास हो जाता है। एज इजी एज दैट। फाउंडेशन में तो आपको कुछ पता भी नहीं चला था ना। सो देन प्रोफेशनल में वो एक एडवांटेज होता है। कीपिंग इट अपार्ट, कमिंग बैक टू द पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर विथ रेफरेंस टू द पब्लिक इशू ऑफ REIT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जो कि दोनों को मिक्स करके पूछा गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए सिलेबस पहले देखा हमने और फिर पेपर देख रहे हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि यस दिस इज हाउ वी नीड टू स्टडी। तो कभी भी एक चैप्टर के लिए आप ये नहीं सोच सकते ये चैप्टर हो गया, इस चैप्टर का मैंने टेस्ट दे दिया, चैप्टर हो गया, अब मैं पास हो जाऊंगा, नहीं होता है। दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस जो कि दो चैप्टर्स को मिक्स करके पूछ लेंगे। तो यू हैव टू इवन थिंक, जब सेकंड चैप्टर चल रहा है यू हैव टू रिलेट इट टू द फर्स्ट चैप्टर एज वेल। दैट इज प्रोफेशनल, दैट इज बिग, मतलब एक स्टेप और आगे जाने वाली बातों को एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, कैटेगरीज ऑफ फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। वेरी इजी, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सप्लेन द रेलेवेंट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी फॉर एन इशूअर प्रपोजिंग टू इशू नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। चैप्टर नंबर 11 है ना, राइट? तो उससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान। एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच अ बैंक कैन ग्रांट नॉन फंडेड फैसिलिटीज टू कस्टमर्स। तो ये बैंकिंग वाला जो चैप्टर है ना, बैंक डेट वाला, उससे एक क्वेश्चन आ गया, वेरी इजी। फिर यहां से शुरू होता है पार्ट बी। पार्ट ए में उन्होंने आपके लिए ये केस स्टडी क्वेश्चन, ये सदगुरु क्वेश्चन, यहां पे आपका वापस ये केस स्टडी क्वेश्चन, ये पिछले वाले पेज का केस स्टडी क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो आपको फेल कर सकते हैं तो कर सकते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में वो लोग आपको केस स्टडी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब करेंगे। अब पार्ट बी देखो, कोई मतलब ही नहीं है उनको, क्वेश्चन देख के समझ रहा है ना कि कोई मतलब नहीं है, ऐसा सीधे सपट क्वेश्चन है। तो अगर एक स्टूडेंट ने पार्ट बी अच्छे से पढ़ा है तो वैसे ही पास हो के आएगा। ऐसा तो पार्ट बी इज नॉट द स्ट्रगल,
पार्ट ए इज द स्ट्रगल। पार्ट बी से क्वेश्चंस बड़े थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं, और पार्ट बी इतना छोटा सा है, आप आराम से करोगे तो आपसे हो जाता है। इट नेवर एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट। पार्ट ए इज द ट्रबलसम पार्ट, एंड ऑफ कोर्स जब पेपर देखते हैं पार्ट ए में 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, तो देन द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू स्कोर इन पार्ट बी एज वेल। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? चलो जस्ट अ मिनट, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, पूछो कैसे आप, पूछो आप। नहीं ना, चलो ठीक है। ये आ रहा है जून का पेपर। जून का पेपर भी देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है सर एक ही पेपर में ऐसा हुआ था, नहीं, क्योंकि अभी तक आई गेस इस सिलेबस के आपके पेपर से लिमिटेड हुए हैं, तो अपन सारे पेपर देख लेते हैं। तो ये जून का पेपर देख लिया। जून में भी पहला एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल डे काउंट कन्वेंशन फॉर डेट सिक्योरिटीज इशूड अंडर सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन। ठीक है, डे काउंट का फंडा है, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अपन को एग्जांपल से समझाना है। मतलब ये भी वो क्वेश्चन नहीं है जो स्टूडेंट याद करके और वहां पे लिख देगा। एक कंसेप्ट है, जैसे कि T+2 पढ़ा होगा ना, वैसे यहाँ पे और फंडा आता है, तो उसको आपको एक एग्जांपल से समझाना है। तो स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ मतलब आराम से इजीली हो जाता है, पढ़ के गया व्यक्ति। भाई साहब वापस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, मतलब एक केस स्टडी क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। ठीक है, सी न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन ही वो लोग ऐसा देते हैं कि पहला क्वेश्चन में एक व्यक्ति का दिमाग ही खराब हो जाता है। सो देन फर्स्ट क्वेश्चन, पहला भी क्वेश्चन जनरलाइज नहीं दिया उन्होंने, एक एक्स्ट्रा हटके दिया। सेकंड में केस स्टडी, थर्ड में न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल आप देखोगे ना वापस वैसा ही है, याद आ रहा है, ऐसा ही कुछ था ना, यस यस यस, ओके। उसके बाद में आए वापस, व्हाट डू यू मीन बाय ईसीबी? ईसीबी याद आ रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी इज पॉसिबल। तो ये पढ़ लेंगे हम लोग आराम से, सिंपल। तो ईसीबी इज सिंपल कि वो टॉपिक वही है एग्जीक्यूटिव का, उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया। ठीक है, इन recent past a listing house finance company issued masala bonds for a sum of 3,000 crore. Explain the term masala bond. Is there any advantage of masala bonds over normal bonds? तो masala bond की बात की गई है एकदम चलो मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में तो नहीं था, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल था। सीएमएसएल के अंदर एक छोटा सा टॉपिक था मसाला बॉन्ड करके, तो वन लाइनर टॉपिक्स थे, तो ज्यादा नहीं। यहां पे मसाला बॉन्ड डिटेल में आएगा और मजा भी आएगा पढ़ने के अंदर। यहां पे जब मसाला बॉन्ड पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे, और साथ में हम डब्बा ट्रेडिंग भी पढ़ेंगे, जो कि दी नहीं है कहीं पे, बट प्रैक्टिकली मार्केट में की जाती है। चलो उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय वापस तूफान सिक्योरिटाइजेशन, अपना लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 का एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया वापस, जैसे कि हमने पढ़ा बिल डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग। थोड़ी मेहनत करो तो ये तो आप आज भी लिख सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेटर ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ओके, डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये बैंक वाले चैप्टर से होगा, डेट में। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब ये कैसा है, मतलब ये तो इस सिलेबस में है हमारे इधर भी, लेकिन आप ये मान के चलो कि कभी भी आपको कोई भी कंपनी का क्वेश्चन कहीं पे फेंका जा सकता है, प्रोफेशनल के किसी भी सब्जेक्ट में, प्रोफेशनल के किसी भी सब्जेक्ट पे पेपर के अंदर आपको कंपनी लगा क्वेश्चन फेंका जा सकता है। तो यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बट ये तो इस मॉड्यूल के अंदर दिया गया है, तो एक अपेक्षित सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट अ डिटेल नोट ऑन इस्लामिक बैंकिंग, सदगुरु याद करेंगे हम यहाँ पे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे हमारे मॉड्यूल में दिया है तो लोड की बात नहीं है। डिस्कस द डिफरेंट मोड ऑफ यूरो इशू इन डिटेल। यूरो इशू को हम कहते हैं जब हम लोग बाहर से पैसा रेस कर रहे होते हैं, तो एडीआर जीडीआर ये सब यूरो इशू में कवर होता है। चलो यूरो इशू में क्यों कवर होता है, तो अब तो वैसे फॉरेन होता है, लेकिन पहले इसको यूरोपियन इशू कहा जाता था। अब तो बाहर से कहीं से पैसा लाते हैं, एक तो पॉपुलर टर्म है यूरो इशू, सिंपल। कैन एन एंटिटी परसू लिस्टिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड सिक्योरिटी विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू, गिव एग्जाम्पशन इफ एनी, देखेंगे इस बारे में। कमर्शियल पेपर पे एक क्वेश्चन आ गया, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कस्टमर एडवांस पे क्वेश्चन आ गया, और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे एक क्वेश्चन आ गया। ओके, और यहां से शुरू हो गया पार्ट भी, वापस आप देखोगे वापस वन लाइनर वन लाइनर वन लाइनर वन लाइनर। सो देन पार्ट ए के अंदर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पार्ट बी जनरली वन लाइनर होता है। तो हमने पेपर देखने के बाद में क्या सीखा, पहली चीज तो ये दैट पार्ट ए हैज टू बी टेकन सुपर सीरियसली, पार्ट ए हैज टू बी टेकन सुपर सीरियसली एंड फ्रॉम एन एनालिटिकल लुकआउट, कि इसका और क्या क्या ओपिनियन हो सकता है और क्या क्या इस पे क्वेश्चन हो सकता है। पार्ट बी इज गोइंग टू बी इजी, कि पार्ट बी के अंदर आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको सिंपल ये पढ़ा, ये याद होने चाहिए पॉइंट्स, एंड देन मूव ऑन, ऐसा है पार्ट बी। तो पार्ट बी में इतना लोड की बात नहीं है। सेकंड चीज हमने सीखी कि यहां पर ये लोग प्रॉपर रैशनिंग करते हैं। रैशनिंग का मतलब क्या हुआ, ये लोग ऐसे नहीं करते हैं कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चंस पूछते धमाधम, ये लोग हर एक चैप्टर को इज्जत दे रहे हैं। तो हमने जब देखा, आप देखोगे कि दोनों पेपर में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे भी क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे भी क्वेश्चन है, अदर बोरिंग टूल पे भी क्वेश्चन है, सिक्योरिटाइजेशन पे भी क्वेश्चन है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे भी क्वेश्चन है। तो देन दे मेक श्योर दैट वो हर एक चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन पूछें, सो देयर इज नो स्कोप दैट यू कैन थिंक कि हाँ ये टॉपिक्स अपन छोड़ ही देते हैं।
देन एवरी चैप्टर दे डू प्रॉपर रैशनिंग एटलीस्ट इन दो जो लास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स हैं दिसंबर 2019 और जून 2019, उससे तो ये दिख रहा है क्लियरली कि प्रॉपर रैशनिंग करते हैं. लिस्टिंग का पेपर हम डिस्कस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सिलेबस ही नहीं देखा हमने, और फिर उसका सिलेबस देखना इज गोइंग टू बी अ टोटल टाइम वेस्ट, बिकॉज वो मैं जब लिस्टिंग शुरू करूंगा तब तो देखना ही पड़ेगा ना, इसलिए. सो देन व्हाट वी हैव रेड इज, पहली चीज what we've understood from this is, जब अपन पार्ट ए पढ़ रहे हैं तब there is no scope कि किसी भी टॉपिक को आप लाइटली ले सकते हो, हर एक टॉपिक को डिटेल में लेना है एंड thereafter only you can go on the next level. सेकेंड एस्पेक्ट जो हमने यहां से सीखा कि आपको हर एक चैप्टर को रीजनेबली पढ़ के जाना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू डू प्रॉपर रैशनिंग और उस तरह से पूछेंगे. और एक चीज सिंपल है कि जो स्टार मार्क टॉपिक्स मैंने बताया ना, आरईआईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन कन्वर्टेबल और सिक्योरिटाइजेशन, इन चारों से हर पेपर में क्वेश्चन आना है, तभी उसको स्टार मार्क में रखा है. ये तो आना ही आना है, मतलब ये चारों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इन चारों से एग्जाम में क्वेश्चन आना है, मतलब आना है. ये चारों चैप्टर्स इंटरलिंक्ड नहीं है बाकियों से. आरईआईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लिंक कर सकते हैं क्योंकि दोनों साथ में रेगुलेशंस आए थे 2014-15 के अंदर. ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो अब्रॉड में बहुत पॉपुलर था, इंडिया में एक्सेप्टेबिलिटी कम हो रखी थी, लेकिन उसको 14-15 के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लेके टैक्स में भी अमेंडमेंट लाए गए और आज की तारीख में इंडिया में उसको लेके बहुत अच्छी जगह है. उसको लेके अगर पिछले एक साल की न्यूज़ भी देखेंगे तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद में आता है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. बड़ा ठंडा सा टॉपिक है, कोई तकलीफ नहीं है, इजीली आएगा, इजीली जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. सिक्योरिटाइजेशन, इसके अंदर इतने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. टुमारो मोस्टली आई विल बी कैरिंग अ बुक विथ मी, यू विल सी सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर इतनी बड़ी एक बुक आती है, जब जाके आप समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन. लेकिन यहां पे उन्होंने आपको थोड़ा इजी दिया है, बट इट इज अ वेरी रिस्की टॉपिक, बिकॉज इंस्टीट्यूट कभी कभी कुछ टॉपिक को देता तो वन लाइनर है, लेकिन एग्जाम में उस पर न्यूमेरिकल पूछता है कुछ भी. सो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट प्रिज्यूम कि जो मॉड्यूल में दिया उतना सा पढ़ के आगे जाएंगे. तो प्रोबेबली सिक्योरिटाइजेशन से टॉपिक जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़े टू बी सिक्योर फ्रॉम पॉसिबल न्यूमेरिकल्स इन द एग्जामिनेशन. सो दिस इज हाउ द सिलेबस गोइंग टू वर्क. मेरा टारगेट ऐसा है, द वे आई एम वर्किंग इज आई विल बी टेकिंग अप फंडिंग का टॉपिक डेली फॉर 1 hour 45 minutes. डेली 1 hour 45 minutes आपका फंडिंग चलेगा. देयर आफ्टर यू विल हैव अ ब्रेक ऑफ 10-15 minutes. देयर आफ्टर आई विल बी टेकिंग अप योर मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज फॉर 1 hour 15 minutes. डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, कभी अपन एडजस्टिंग अलाउ करेंगे, लेकिन फॉर द फर्स्ट वीक आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल. फॉर द फर्स्ट वीक यू विल जस्ट हैव 1 hour ऑफ फंडिंग and 1 hour of multidisciplinary case studies. After a week we're going to increase this further because पहले वीक में unnecessary मैं शक्लें देख सकता हूँ, तो हमें डरना नहीं है एकदम. एंड आई नो यू पीपल, मतलब आप लोग मेच्योर हैं, तो आई 100% नो कि आप लोग एग्जीक्यूटिव देख चुके हैं, आप देख चुके हैं कैसे दोस्त कम होते हैं. हाँ, आप देख चुके हैं कैसे दोस्त कम होते हैं, एंड दैट इज अ बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज़ का, बिकॉज एग्जामिनेशन अलाउज ओनली अ फ्यू पीपल टू क्लियर. सो यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. तो 100% प्रोफेशनल लेवल पे मुझे आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद चेयर के यहाँ पे बैठे हो, बस बोलो सर क्या करना है आप, 4 बार लिख के 5 बार लिख के लाएंगे, बिकॉज यू नो यू आर एट द लास्ट स्टेज एंड थोड़े से एफर्ट्स यू टू क्लियर इट अप. तो आई डोंट थिंक आई हैव टू गिव एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स टुवर्ड्स मोटिवेशन. फर्स्ट वीक में थोड़ा सा लाइट इसलिए जा रहा हूँ सो दैट मैं यहाँ पे थोड़े ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जीक्यूटिव में हो चुके हैं, सो दैट आपका एक बार व्हाट यू कॉल इट एक्सरसाइज करने के पहले जो अपन एक बेसिक सा अपन वार्म अप कर रहे हैं ना, तो जस्ट वार्म अप चल रहा है, सो दैट अपन कोई भी टॉपिक में जाके ढीले ना हो. बिकॉज ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये प्रिज्यूम कर लूँ कि ये तो अपना हुआ था और यहाँ पर आ जाऊँ एंड देयर आफ्टर यू पीपल लाइक क्या मतलब नहीं हुआ था. सो वो हमें नहीं चाहिए. दैट इज वाई फॉर द फर्स्ट 2 days तो पूरे बेसिक्स चला रहा हूँ मैं, एंड देयर आफ्टर मतलब मोस्टली कल से मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुरू कर दूंगा, मैं टॉपिक के बीच में वापस बाहर निकल के ओके ये बुक बिल्डिंग होता है. तो ऐसे हम लोग करेंगे फॉर 1 week. 1 week जैसे ही होता है सब लोग एक सेम लेवल पे आ जाएंगे सब लोग, एंड देयर आफ्टर हम लोग फुल मोड के अंदर देन प्रोफेशनल लेवल पे आगे बढ़ जाएंगे. व्हाट आई अश्योर यू इज 110% you will not be facing any trouble with respect to the topic of funding. That is something I'm very comfortable about. I was really excited with respect to the funding batch, but I wanted to be ready with the notes. And notes में बहुत मेहनत लगती है भाई साहब, मैं सच कह रहा है, ठीक है. So teaching any random day entering the class and teaching is fine because ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं आराम से बोल सकता था, but coming with notes was difficult and that is why it took a lot of time for me to be here. But now when we are here, then I'm assuring that 110% you will not be facing even 1% of struggle in the topic of funding. So that is what I promise you. What you need to do right now is, I'm not starting anything further. You just need to pen down this thing. ये आपको पेन डाउन करना है एक बार अच्छे से, कहीं पे भी नोटबुक में पेन डाउन कर लो. You will be getting notes very soon. And once things are sorted, then we are going to directly start with after basics real estate investment trust. थोड़ा सुंदर सा पेन डाउन करना, ठीक है. कुछ लोग प्रोफेशनल में आ नहीं पा रहे मन से, कोशिश करो.
सिलेबस आप सबको याद होना चाहिए, याद मतलब याद। रैंडमली अगर कोई भी चैप्टर का नाम बोले तो आपको याद होना चाहिए हाँ ये वाला चैप्टर है। रेफरेंसिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी देन इवेंचुअली, दिस इज स्टेप 1। Yes, please. Yeah, of course. There's nothing else which we can study also. And ICSI never disappoints in surprising us, but past year papers are all what we have. फंडिंग में ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, आई बिलीव MCS और ओपन बुक में ज़्यादा सरप्राइजेस मिलेंगे। Yes, people. Are we done? Sure. Is there anyone who's still writing? Yep. लिख रहे हो तो लिख लो ना, डर क्यों रहे हो? एक लाइन लिख लो मेरे भाई। Yes, buddy. एक और एनालिसिस है जो मैं जनरली एज ए स्टूडेंट करता था, देर आफ्टर मैं एग्जीक्यूटिव में करवाता था, एंड यहाँ प्रोफेशनल में तो बिल्कुल करेंगे। एंड आई वुड टेल यू कि ये एनालिसिस आप डे 1 से कर लो, एंड इससे मेरा कभी ये मतलब नहीं होता कि एग्जाम लुकआउट पढ़ रहे हैं, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। दोज हु स्टडीड फ्रॉम मी 100% पढ़ते टाइम हम पूरा डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक बैक ऑफ योर माइंड होना चाहिए कि ये इस तरह से एग्जाम लुकआउट में आता है। तो इसलिए हमने डे 1 पे पेपर देखा है। और एक और चीज देखनी चाहिए, दैट इज सब्जेक्ट एनालिसिस। सिर्फ स्क्रीन पर रखना, लिखना मत साथ साथ में। सब्जेक्ट का नाम है फंडिंग एंड लिस्टिंग, फंडिंग लिस्टिंग, वेरी केयरफुली। पार्ट ए, पार्ट बी। फंडिंग और लिस्टिंग की बात करते हैं। यहां पे फंडिंग के अंदर आपके सिलेबस के अंदर है चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12, अभी आपने देखा। लिस्टिंग के अंदर है चैप्टर नंबर 13 to chapter number 16. So it is just 13, 14, 15 and 16. Okay. तो यहां पर हो गए आपके 12 चैप्टर्स, यहां पर हो गए आपके 4 चैप्टर्स, और उसमें भी एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं मैं आपको। फोकस करना यहीं पे। CS प्रोफेशनल, वन मोर थिंग, द मॉड्यूल्स हैव बीन रिवाइज्ड जस्ट 1 वीक बैक। तो अगर आप कभी भी मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो हमेशा रिवाइज मॉड्यूल से पढ़ेंगे। एक हफ्ते पहले मॉड्यूल रिवाइज हो चुकी है, वो मॉड्यूल फंडिंग की भी रिवाइज हुई है, वो मॉड्यूल MCS की भी रिवाइज हुई है। MCS की जो मॉड्यूल रिवाइज हुई है उसमें मेजर चेंजेस हैं, बिकॉज उसमें तकरीबन 20-25 केसेस हटा दिए गए और कुछ 10 केसेस ऐड कर दिए गए। तो वो मेजर है, वो ऑफकोर्स जून अटेम्प्ट 2020 एंड दिसंबर 2020 दोनों पे एप्लीकेबल है। कीपिंग इट अपार्ट, फंडिंग में माइनर चेंजेस हैं, बट जो भी स्टूडेंट्स का मॉड्यूल घर पर आती है उसको पहले आप ऑनलाइन मॉड्यूल से चेक करें और फिर उससे पढ़ें। चेक करना सिर्फ आपको इंडेक्स चेक करना है, पेज बाय पेज चेक नहीं करना है। इंडेक्स पे अगर पेज नंबर सेम चल रहे हैं तो वो सेम ही है एज इट इज, एंड देयर आफ्टर स्टडी फ्रॉम इट। छोड़ो। यस, कमिंग ऑन टू द मॉड्यूल, ICSI मॉड्यूल। यस, 2 मार्च का रिवाइज मॉड्यूल देख रहे हैं हम। यस, फंडिंग का फोकस। इस मॉड्यूल की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि हमने देखे 4 चैप्टर्स हैं हमारे पार्ट बी के अंदर 40 मार्क्स के लिए, और 60 मार्क्स के लिए वी गॉट 12 चैप्टर्स। चलो ठीक है, मैं पेज नंबर्स पे आना चाह रहा हूं। पेज नंबर 1, यहां पे 1 होगा, 1, 2, जहां पे 12th एंड हो रहा है। $317. So 1 to 317 is what? Funding. Okay. Then 322. तो 320 मान लेते हैं।
322 420 ले लेते हैं. सो 200 पेजेस आर लिस्टिंग. सो कुछ इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है दैट आपके ये है समवेयर रफली 300 ऑड पेजेस रफली, और ये है रफली आपके 100 ऑड पेजेस. सो इन दोनों को मिला के आपके हो जाता है 400 पेजेस, और इसी के आसपास आपकी मॉड्यूल्स हैं, बिकॉज एंड के 20-25 पेज, लास्ट बिगनिंग के 20-25 पेज तो इरेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि मॉड्यूल 4 बार तो इंडेक्स देती है आपको. तो मॉड्यूल ओपन करेंगे, एक सादा इंडेक्स, एक मार्किंग स्कीम के साथ इंडेक्स, एक डिटेल इंडेक्स और एक फाइनल इंडेक्स. सो वो इरेलेवेंट हो जाता है. तो हम देखते हैं 300 पेजेस. ये 400 क्यों लग रहा है मेरे को, और ये 100. सो नाउ 300 पेजेस पढ़कर आपको मिलेंगे 60 मार्क्स, और वहीं 100 पेजेस पढ़ के आपको मिलेंगे 40 मार्क्स. सो एक व्यक्ति को यहीं से समझ में आ जाता है कि व्हेन लिस्टिंग है ना, तो लिस्टिंग नथिंग, आपको बस भगवान ने प्रसाद दिया है भाई साहब. बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है, कतई मतलब नहीं होता है कि आदमी यहाँ पे लाइट ले ले. ये क्या हो जाता था, जब पहले अकाउंट्स एंड ऑडिट होता था ओल्ड सिलेबस में, ऑडिट 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 ऑडिट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अकाउंट्स को इग्नोर कर सकते हो भाई साहब, उसको इज्जत देनी पड़ेगी, बिकॉज वो आपको फेल करा सकता है. ये आपके मार्क्स को पुश करेगा, लेकिन ये आपको ऐसा नहीं कि 40 में से 40 लाके दे देगा. ऑफ कोर्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए एग्जाम लुकआउट से बहुत काम का है, लेकिन आपको यहाँ पे फोकस करना है. सेकंड चीज मैं बताता हूँ, ये आपके लिए इंटरव्यू वगैरह लुकआउट से, प्रैक्टिकल लाइफ लुकआउट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम लुकआउट से पढ़ के निकाल लेंगे, ये आपके हर इंटरव्यू लुकआउट से बहुत लुकआउट है, इंपॉर्टेंट है. डिपेंड करता है एक व्यक्ति आर्टिकलशिप कहाँ कर रहा है. अगर एक व्यक्ति इंटर्नशिप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहा है इन अ फर्म, तो उसके लिए कंपनी लॉ पे क्वेश्चन की ज्यादा अपेक्षा करो. लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन इंडस्ट्री कंपनीज के अंदर, तो आप यहां से क्वेश्चंस की अपेक्षा करेंगे. तो ये जो 60 मार्क्स है, ये आपके वहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, इंटर्नशिप नहीं भी करोगे तो जॉब के लिए तो एक व्यक्ति ट्राई करता है कंपनीज के अंदर. तो जब आप कंपनी में जॉब के लिए ट्राई करेंगे, तब क्वेश्चनिंग की संभावना यहां से ज्यादा है. तो ये सब फंडिंग के क्वेश्चंस हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट लुकआउट एज वेल. तो इन सब का सार ये नहीं है सर, सार तो मतलब सब कुछ ही पढ़ना रहा नहीं. सार ये है कि आपने पढ़ते टाइम समझना है इस चीज को इंटेलेक्चुअली, कि ये आपके साथ रहे फॉरएवर, ऐसे समझ लो. कि अगर वो अपने समझ में आ गया है, तो न्यूमेरिकल भी हैंडल कर पाओगे. और ये आपको एग्जाम लुकआउट से जाना है, मतलब इसमें अप्रोच तो क्या रहेगी, भाई साहब ये 20-25 बार लिख भी लिया तो भी कोई नुकसान नहीं है. ये आपने पढ़ा है टॉपिक, जितनी बार लिख लिख के रिवाइज किया उतना अच्छा है, बिकॉज ये तो आपको इवेंचुअली मोरलेस याद करना है. क्योंकि पार्ट बी में लिमिट्स टाइप है, प्रोसीजरल पार्ट है, तो उसमें याद करने का ज़्यादा है, यहाँ पे समझने का ज़्यादा है. अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया. चलो, और 100% जैसे कि न्यू सिलेबस में सेटिंग अप का पार्ट सी हुआ करता था, ओल्ड सिलेबस के अंदर ऑडिट हुआ करता था, ये उसी तरह का पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में आपको स्कोर करने में हेल्प तो 100% करेगा ही करेगा. आर वी ऑल क्लियर? चलो, तो ये चीज हो गई. एक और चीज, इसको फटाफट से लिख लेंगे कहीं पे सब्जेक्ट एनालिसिस के नाम से. एंड आई वुड सजेस्ट यू, ये हर एक सब्जेक्ट में कर लेना, सो दैट आपको एक पहले से आइडिया रहेगा किस एरिया में ज्यादा फोकस करना है, जहां पे पार्ट्स डिवाइडेड है. अभी डन? There's nothing much here anyways. ये आपके इतने काम का भी नहीं है, ये बस एक बार मैं करके बता रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा. ये बहुत काम का है, ये तो मतलब याद ही होना चाहिए, खत्म. ये पार्ट पूरा याद होना चाहिए. चलिए, अब फाइनली कुछ शुरुआत करता हूं काम की चीज. फोकस करना है पे ध्यान से. एक चीज जो अपेक्षित है हर एक स्टूडेंट से, कि हर एक स्टूडेंट को ये चीज पहले से पता है, वह बात करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर वील बी स्टार्टिंग आरईआईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. पहले ये दो टॉपिक से इनको अपन रैप अप कर लेंगे, सो दैट क्या इन दो टॉपिक्स के फिर अपन एग्जाम क्वेश्चन भी देख लेंगे. फिर अपन को एक ये छोटे चैप्टर्स तो विल गेट अ फेयर आइडिया के क्वेश्चंस कैसे आते हैं. तो ये दो टॉपिक्स पहले होने वाले हैं. उसके पहले बिफोर स्टार्टिंग दोस टॉपिक्स कुछ बेसिक्स हैं. चलिए यार, यस,
हम लोग बात कर रहे थे कुछ बेसिक्स की। बेसिक्स बहुत ही ईजी हैं, कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से याद ही होंगे, जिनको याद नहीं थोड़ा सा फोकस करना। मेरा इंटेंशन है बस मैं आपको 3 एक्ट याद दिला दूं। 3 एक्ट वो हैं जो सिक्योरिटीज लॉ के बेस हैं, जिनका रिलेशन हर जगह पर आना ही आना है। सबसे पहला एक्ट है आपका SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसके बाद में आपको याद आ जाना चाहिए आपका सेबी एक्ट 1992, एंड लास्टली आपको याद आ जाना चाहिए आपका डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ये 3 एक्ट। अब वैसे देखो कैसा है कि एक स्टूडेंट हो सकता है जिसको एग्जीक्यूटिव से ही बिल्कुल ही याद है अच्छे से, वेल एंड गुड। जिसको हो सकता है कोई व्यक्ति जिसने ग्रुप 2 बहुत पहले हो गया होगा, ग्रुप 1 अभी हुआ है तो बहुत पहले पढ़ी बात हो सकती है। कुछ व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि सर हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, एग्जाम देके निकलते हैं, फिर आप छोड़ दो, बस सब कुछ वहीं रख के आते हैं। तो देन आई वांट टू स्टार्ट अफ्रेश कि जो चीजें मैं अपेक्षा रखता हूं कि इस सब्जेक्ट में हमें चाहिए ही चाहिए, तो उससे हम शुरू करते हैं। तो एक बार बेसिक सिंपल, बहुत ही आसान सी चीज, SCRA। माइंड में याद रखना कि SCRA एक्ट क्यों आया था। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। 1956 के पहले का सिनेरियो ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति ने रैंडमली स्टॉक एक्सचेंजेस स्टार्ट कर रखे थे। कोई भी व्यक्ति, मतलब लोगों ने 4-5 लोग मिल गए, एसोसिएशन फॉर्म कर दिया और स्टॉक एक्सचेंज चालू कर दिया। जैसे कि आज की तारीख में आप देखते हैं ना, रियल एस्टेट में ब्रोकर, कोई भी रियल एस्टेट ब्रोकर बना बैठा है। मतलब एक व्यक्ति किराने की दुकान हैंडल करता है, मैं भी रियल एस्टेट ब्रोकर है, ओके। एक व्यक्ति ने बताया था फ्लैट बेचना है, आपको खरीदना है, ओके, मैं 1% ले लेगा। इस तरह से पहले लोग स्टॉक एक्सचेंज चला रहे थे कि हम 4 लोग मिलकर दोस्त बैठ गए, किसी को भी शेयर खरीदना है क्या, खरीदना है क्या, खरीदना है क्या, खरीदना है क्या, और उनको लेके लिख लेते थे आपको बेचना है क्या, बेचना है क्या, एंड देयर आफ्टर उनकी डील कराते थे 1956 के पहले, बिकॉज कंपनीज तो इंडिया में बहुत पहले से चल रही है। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंजेस चल रहे थे 1956 तक। 1956 में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार हम ये तो अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट न्यू, क्योंकि हमने नेस्डैक देख रखा है, हमने इंडिया के बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस देखे हैं कि बाद में ये लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। बट 1956 मतलब सोचो, इंडिया क्या इंडिपेंडेंस हुआ है, फिर अभी स्ट्रक्चर ही कर रहा है, और इस टाइम पे लोगों को तब तक करने दे रखा था। बट 1956 में रियलाइज हुआ कि ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो 1956 में इंडिया में गवर्नमेंट ने पास किया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, कि ये जो हर कोई व्यक्ति घर घर पे स्टॉक एक्सचेंज चला रहा है सबको बंद कर देंगे, और अब चलेंगे सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सो जो पहले स्टॉक एक्सचेंजेस चल रहे थे वो चल रहे थे इन द फॉर्म ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वगैरह। तो जो पहले स्टॉक एक्सचेंजेस चल रहे थे इन द फॉर्म ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो लोग अपने घर पे अपने हिसाब से चला रहे थे, सोसाइटी वगैरह के फॉर्म में, उसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि चलेगा नहीं, आपको अब स्टॉक एक्सचेंजेस चलाने होंगे कंपल्सरीली इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, एंड दैट टू आफ्टर ऑब्टेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। बिकॉज तब तो सेबी भी नहीं था ना, सेबी तो 1992 में आया है, तो तब तक सेबी भी नहीं था। तो इनके कह दिया कि आप सब लोग, मान लीजिए तब इंडिया में 40 स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं, तो सबको बंद कर दिया और बोला सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद चलेंगे। और फिर तब हार्डली कुछ 5 या 6 लोगों को अलाउ किया कि अब आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि उनका पूरा स्कीम लेते थे, फिर अलाउ करेंगे नहीं अलाउ करेंगे, और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अलाउ किया। तो 1956 में पहली बार इंडिया में गवर्नमेंट ने माना कि नहीं यार शेयर मार्केट बहुत बड़ा बनेगा। शेयर मार्केट, क्योंकि जहां हम आज खड़े ना, आज तो दुनिया बहुत अलग हो चुकी है। आज की तारीख में शेयर मार्केट तूफान डेवलप हो चुका है, और आज की मतलब अगर मैं करंट आज की सिनेरियो करूं तो आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल पे शेयर मार्केट अपने सबसे लोएस्ट पीक पे है, जो शेयर मार्केट में 2008 के डिप्रेशन में देखा था बिकॉज ऑफ कोरोना हैज इंपैक्टेड शेयर मार्केट लाइक हेल। डाउ जोन्स, जैसे कि अपने इंडिया के अंदर निफ्टी वगैरह चलता है, डाउ जोन्स चलता है, डाउ जोन्स अपने लोएस्ट पीक पे, अभी लोएस्ट पीक पे, बिकॉज कोरोना की वजह से इंटरनेशनली जो भी जैसे कि अपने इंडिया में छोटा एग्जांपल, पेन ड्राइव महंगे हो गए, पेन ड्राइव अभी 1 हफ्ते से महंगे हो गए। क्यों? क्योंकि जो भी चाइना से इंपोर्ट था बिल्कुल बंद हो गया, तो जो लिमिटेड स्टॉक है वही बिकेगा अब, तो ऑफकोर्स डिमांड सप्लाई के हिसाब से, सो थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। और इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो बंद, दुबई टूरिज्म बंद कर रहा है। दुबई के अंदर अभी कमिंग ईयर एक्सपो होने वाला था, जिसके लिए दुबई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है एक्सपो के लिए, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो एक्सपो होगा ही नहीं बिकॉज ऑफ कोरोना। सो द पॉइंट इज वर्ल्ड वाइड बिजनेस इज हैम्पर। चाइना वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एज वेल एज इंपोर्टर जो है, बिकॉज रॉ मटेरियल को चाइना इंपोर्ट करता है और फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। इन दोनों का जो एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग प्लेयर है, वो भी सारी चीजों को बंद करके बैठा हुआ है कि हमें करना ही नहीं है अभी के लिए, तो मार्केट इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सो द पॉइंट इज उसका इंपैक्ट शेयर मार्केट पे आता है, हर एक चीज। अरे हु वुड हैव एवर थॉट, आज के दिन हम देख पा रहे हैं कोरोना का इंपैक्ट शेयर मार्केट पे आएगा, और शेयर मार्केट पे इतना बुरा इंपैक्ट है कि शेयर मार्केट उसका हाई, मतलब जो पीक लोएस्ट कहते हैं ना, वो देख रहा है। अब शेयर मार्केट अंपायर पीक लोएस्ट शेयर मार्केट देख रहा है, एंड हु वुड हैव एवर थॉट कि कोरोना की वजह से होगा। हम बात करते हैं कल या परसों कि शेयर मार्केट की बात, शेयर मार्केट उठा दिन के 2 बजे तक शेयर मार्केट चल रहा था 600 पॉइंट पॉजिटिव,
600 पॉइंट पॉजिटिव, और दिल्ली में एक केस रिपोर्ट हुआ कोरोना का और शेयर मार्केट बंद हुआ है नेगेटिव। अरे who'd have ever thought that corona, a disease, would have an impact on our company लोग का शेयर मार्केट? But the point, it is all interlinked. It is all interlinked because उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ सारी रुक जाएगी, बिकॉज सारे जो कंपनीज हैं उनके बिजनेसेस हैम्पर हो रहे हैं ना, और अगर कंपनीज के बिजनेसेस हैम्पर हो रहे हैं तो ऑफकोर्स शेयर मार्केट पे इंपैक्ट तो आना ही आना है, क्योंकि कंपनीज के सारे जो भी बिजनेस मीटिंग्स होती थी सारी बंद हो गई है। जहां यहां तक कि बहुत सारी जगह पे तो इवन दिस जो इंटरनल मीट्स है वो सब भी रोकी गई है। यहां तक कि इटली जैसी जगह अब कंप्लीटली प्रोहिबिटेड कर दी है कि वहां पे जाने अलाउड नहीं है। सो द पॉइंट इज फॉर सम टाइम बिंग जो भी टूरिज्म है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सो इट इज ऑल ऑन अ डिफरेंट लेवल। अरे इन वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो पूरी डिपेंडेंट ही टूरिज्म पे। अरे टूरिज्म नहीं तो वो कंट्रीज ही नहीं है, वो सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। उन कंट्रीज का क्या होगा? सो द पॉइंट इज यू वुड हैव अ पर्सन वुड हैव नेवर थॉट कि ये हो सकता है। आप ये समझिए, अ स्मॉल सा एग्जांपल, टुडे अ मिनिस्टर, अ पॉपुलर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वुड मीट विद एन कार एक्सीडेंट एंड वुड डाई, उसका इंपैक्ट शेयर मार्केट पे आ जाएगा, उसका इंपैक्ट शेयर मार्केट पे आ जाएगा। सो शेयर मार्केट को हम जितना छोटा सोचते हैं कि सिर्फ कंपनी प्रॉफिट लॉस प्रोडक्ट, नहीं, शेयर मार्केट पे कोई भी चीज का इंपैक्ट आ सकता है, कोई भी चीज का। मतलब द पॉइंट आई एम टेलिंग ना, अ मिनिस्टर वुड डाई, उसका इंपैक्ट आता है शेयर मार्केट के ऊपर, उसका इंपैक्ट आता है शेयर मार्केट के ऊपर। एक डिजीज का इंपैक्ट तो लाइव एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। सो शेयर मार्केट इज समथिंग व्हिच इज वे वाइडर। वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1956 में समझ लिया था कि भाई साहब शेयर मार्केट आगे जाके तो बड़ा होना ही है, तो हम इसको प्राइवेट हैंड्स में दे नहीं सकते, और तब इसको किया गया कंपल्सरी। गवर्नमेंट के हैंड्स में पूरा नहीं लिया गया, बट कुछ रूल्स बनाए गए कि आपकी जो गवर्निंग बॉडी होगी उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लोग बैठेंगे। तो ये रूल बनाया गया 1956 के अंदर। तो पहले जो स्टॉक एक्सचेंज, आई वुड रैदर से फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बैकग्राउंड पर्पस, जो कि अनऑर्गेनाइज थे, उन स्टॉक एक्सचेंजेस को कर दिया गया प्रॉपर ऑर्गेनाइज। बस ऑर्गेनाइज कर दिया गया कि हाँ, और गवर्नमेंट का कंट्रोल लाया गया यहां पर, सिंपल, जिसको आपने पॉपुलरली कॉर्पोरेटाइजेशन के नाम से पढ़ा है एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो ये मेजर पर्पस था एससीआरए 1956 के लाने का। ठीक है साहब, तो हमें समझा 1956 के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का स्ट्रक्चर कर दिया गया। ओके, उसके बाद में नॉर्मल लाइफ चल रही थी। एक अथॉरिटी थी कंट्रोलर, लेकिन 1992 में रियलाइज हुआ हमको कि नहीं यार, सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी टू मैनेज द एंटायर अफेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो 1992 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड सेबी, और सेबी बहुत तूफान है, मतलब जितना छोटा सोचते हैं उतना छोटा नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं कंपनी की, तो एक कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? एडमिनिस्ट्रेशन कंपनीज का, मतलब इंटरनल नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट लेवल पे आरओसी और आरडी संभालता है। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरडी रीजनल डायरेक्टर, ये लोग संभालते हैं पूरी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कंपनीज के एडजुडिकेशन ये नहीं संभालते, वो एनसीएलटी संभालता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब डिवाइडेड है। जैसे कि गवर्नमेंट लेवल पे हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भी लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव डिवाइडेड है ना। अरे यहां पे इतना पावरफुल है सेबी कि सिक्योरिटीज लॉ का एग्जीक्यूशन भी इसके हाथ में, सिक्योरिटीज लॉ के लेजिस्लेशन भी इसके हाथ में, सिक्योरिटीज लॉ के एडजुडिकेशन भी इसके हाथ में। तो ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में हमें देखने को मिलता है। मतलब आपने सुना होगा ना, सेबी का केस सेट में जा रहा है, मतलब सेबी के पास एडजुडिकेशन पावर भी है, सेबी के पास लॉ मेकिंग पावर भी है, बिकॉज ये सारी रेगुलेशन सेबी ने तो बनाई है। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी टेक ओवर कोड, तो ये सारे जो रेगुलेशंस हैं सेबी ने बनाए। और एग्जीक्यूशन की पावर तो है ही ना, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन, आज अगर मुझे स्टॉक ब्रोकर बनना है तो पहले मुझे सेबी से क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन। तो इट इज अ सुप्रीम एक्सेप्शनल एग्जाम्पल कि सेबी को आपने सारी पावर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म सेबी और सेबी को पावर्स दी गई तीनों। हार्डली इंडिया में ऐसे एग्जाम्पल है कि तीनों पावर एक ही बॉडी को दी गई है कि सेबी लॉ भी बना सकता है, सेबी कैन मेक रेगुलेशंस। और इसके तो क्या, इसके न्यू सिलेबस सिक्योरिटीज वाले बच्चों ने तो देखा ही है कि 11 रेगुलेशन सिलेबस में थे, और इसके प्लेथर ऑफ एग्जाम्पल है, जितने पढ़ेंगे उतने कम है कि सेबी रेगुलेशन बना सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूं, ये बहुत ही किस्मत अच्छी है हमारी, हमारा लिंक खुला हुआ ही है। ये सारे वो रेगुलेशन सेबी ने बनाए 2020 तक। सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020, ये सारे रेगुलेशन, जैसे कि 2018 का बायबैक तो आपने देखा है। उसके बाद में 2018 का आपको वो भी पढ़ा होगा, पता होगा, आईसीडीआर, ये वाला देखो 2018, ये देखो आईसीडीआर रिवाइज हुआ था, ये हो गया। उसके बाद में आपने बताऊं कौन सा एलओडीआर पढ़ा है, 2015 का एलओडीआर देखो, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ा हुआ है आपने, ये रहा। उसके बाद में म्यूनिसिपल डेट का भी नाम था ओल्ड सिलेबस में, ये देखो, ये देखो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये जो हम पढ़ने भी वाले हैं, ये आया है हमारे यहाँ पे 2014 के अंदर। रिसर्च एनालिस्ट, शेयर बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वगैरह वगैरह। ये देखो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी हमारे सिलेबस में आने वाला है
2013, तो माय पॉइंट इज सिंपल, यहाँ पे ज्यादा इधर नहीं जा रहा, ये तो जाते रहेंगे तो 1992 तक आएगा। सर 1992 तक क्यों आ रहा है, उसके पहले क्यों नहीं? अरे सेबी वाज क्रिएटेड इन 1992 ना, तो 1992 से 2020 तक सेबी बैक टू बैक लॉज बना रहा है। सो कमिंग टू माय पॉइंट इज सिंपल कि सेबी कैन मेक लॉ एज वेल। ओके, उसके बाद में आ गया सेबी के पास रजिस्टर किए बिना कोई काम नहीं कर सकता। जैसे कि सिक्योरिटीज लॉ न्यू सिलेबस का लास्ट चैप्टर था, और जनरली आपके ओल्ड सिलेबस में जगह जगह पे था, मुझे पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, जाओ सेबी के पास रजिस्ट्रेशन लो, मुझे डिपॉजिटरी स्टार्ट करना है, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन, मुझे डीपी बनना है, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन। तो जितने भी ये सब लोग हैं, ये सेबी के रजिस्ट्रेशन के बिना काम भी नहीं कर सकते। तो सेबी रजिस्टर्स एंड कंट्रोल्स ऑल द इंटरमीडियरीज। तो सेबी रजिस्टर्स एंड कंट्रोल्स ऑल द इंटरमीडिएट, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई। और लास्ट में ये तो हमें पता ही है, सेबी हैज द पावर टू एडजुडिकेट एज वेल। एडजुडिकेट, कोई केस के अंदर सेबी ऑर्डर पास कर सकती है कि ये ऐसा ही होगा, फिर उस ऑर्डर को आप अपील ले जा सकते हो सेट के पास, वो बात अलग है। जैसे कि एनसीएलटी का आप एनसीएलटी के पास ले जा सकते हो, उसी तरह से सेबी का ऑर्डर सेट के पास जा सकता है, बट एडजुडिकेटिंग पावर भी है। तो ये एक बहुत एक्सेप्शनल बात है कि सेबी को इतना पावरफुल रखा गया, ऐसे कि सेबी के अंदर कुछ भी इशू है तो यू सेबी हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन, टू रजिस्टर एंड कंट्रोल द इंटरमीडिएट्स कैन इवन एडजुडिकेट। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि पूरे चैप्टर्स के अंदर कोई भी ऐसा चैप्टर इसमें सेबी नहीं आएगा। हर एक चैप्टर में सेबी तो आएगा ना, कि भाई सेबी का इशू होगा तो भी सेबी के पास जाएंगे, लॉ भी सेबी बनाता है, रजिस्टर भी सेबी से ही होना है हमको। तो एक बैकएंड में क्लियर रहना चाहिए। ओके, और लास्ट आता है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। इसको तो मैं जितना पढ़ा उतना कम है, बट मैं बहुत रिस्ट्रिक्ट होकर बात करूंगा कि 1996 में ऐसा हुआ था कि तब तक सारे के सारे जो शेयर्स थे फिजिकल मोड में चल रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज आ चुका है, सेबी भी आ चुका है। स्टॉक एक्सचेंज 1956 में आ गए, सेबी 1992 में आ गया, ये लोग आ गए, बट तभी लोग डील कैसे कर रहे हैं? फिजिकल शेयर्स में। और 1996 के अंदर डिपॉजिटरीज एक्ट आया और इसने ऑप्शन दिया, वेरी केयरफुली, 1996 में ऑप्शनल था व्हाट? डीमैट होल्डिंग। डीमैट होल्डिंग ऑप्शनल था कि आपकी इच्छा है तो डीमैट में होल्ड करो, आपकी इच्छा है तो फिजिकल में होल्ड करो। लेकिन 2018 के एंड में उन्होंने इस चीज को कर दिया है मैंडेटरी। और मैंडेटरी क्या क्या बता देता हूं, सुनना ध्यान से। डीमैट होल्डिंग नहीं, डीमैट ट्रेडिंग। बहुत केयरफुली समझना, अब एग्जीक्यूटिव नहीं है कि इसको मैं 1 घंटे तक पढ़ाऊं, आई गेस आपको समझ में आएगा सिंपल तरीके से कि आज की तारीख में लॉ ये कहता है कि आप डीमैट शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब आपको डीमैट शेयर्स में ट्रेडिंग करना है। फिजिकल होल्डिंग इज अलाउड, फिजिकल होल्डिंग इज अलाउड, बट फिजिकल ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। अब ये किस किस पे अप्लाई होता है जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। पब्लिक कंपनीज पे आ चुका है कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स शुड बी इन डीमैट फॉर्म। बाकी आप अगर पुराने फिजिकल शेयर्स है तो उनको होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन द रेगुलेशन इज गोइंग टू कम, बट ये एक फेयर आइडिया था हमको कि आज की तारीख में डीमैट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। फिजिकल शेयर्स में ट्रेडिंग को कंप्लीटली प्रोहिबिट करने की कोशिश की जा रही है अभी फॉर पब्लिक कंपनीज, एंड फॉर दैट मैटर आई एम नॉट इवन सेइंग लिस्टेड कंपनीज, फॉर अदर पब्लिक कंपनीज को भी इस परव्यू के अंदर लाया जा रहा है। तो जब ये रेगुलेशन आएगा तो डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। बट डिपॉजिटरीज एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल शेयर्स है 1996 में एक चॉइस दी गई कि हम डिपॉजिटरी के पास जमा कराएं और डिपॉजिटरी हमें दे देगा डीमैट अकाउंट। आई थिंक वी ऑल कैन रिलेट। जंबो सर्टिफिकेट का फंडा एक बार समरी तरीके से बता रहा हूं, थोड़ा कोशिश करना समझने के लिए। ये बेसिक्स है और खत्म, बस इतनी मेरी अपेक्षा है कि हर एक को याद रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, इसका शेयर सर्टिफिकेट है, इसको कहा गया कि ये शेयर सर्टिफिकेट आपको देना है टू द डिपॉजिटरी। ऑप्शनल है, आप चाहें तो देंगे। तो इसके बीच में डीपी भी आ जाता है, बट डीपी को मैं अननेसेसरी ला नहीं रहा क्योंकि वो सबको पता है, मैं सिर्फ प्रोसीजर पे फोकस कर रहा हूं। तो ये जो व्यक्ति है शेयर सर्टिफिकेट देगा डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी ये शेयर सर्टिफिकेट देता था कंपनी को, कंपनी कंफर्म करता था कि हाँ भाई साहब ये मेरा फेयर शेयर सर्टिफिकेट है, ये मेरा ही शेयर सर्टिफिकेट है, और जैसे ही कंफर्म होता था डिपॉजिटरी इसको दे देता था डीमैट शेयर्स, डीमैट शेयर्स, एंड दिस वाज डीमटेरियलाइजेशन। अब मैं कोई इसको आंसर के तौर पे नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं उसको 7 स्टेप करके पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट तो यही था। कंसेप्ट ये था कि भाई साहब किसी व्यक्ति का फिजिकल शेयर है तो 1996 में उसको पहली बार ऑप्शन दिया गया कि उन शेयर्स को कन्वर्ट कर सकता है डीमटेरियलाइजेशन मोड में और डीमैट शेयर्स होल्ड कर सकता है। ऑप्शनल था, ऑप्शनल था। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया। तो आज की तारीख में ऐसा है कि आज की तारीख में आपको दिख जाएंगे कुछ लोग फिजिकल में भी होल्ड करते हुए, लेकिन डीमैट में ही होल्ड करना सेंसिबल रहेगा, बिकॉज डीमैट में सबसे बड़ी पावर यह है कि आप आज शेयर खरीद के कल बेच सकते हो।
फिजिकल में तो अगर आज आपने शेयर खरीदा है तो पहले कंपनी के पास जाओगे, रजिस्टर करवाओगे, कंपनी 30 दिनों में आपको फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट देगी, फिर आप उसको बेचोगे, तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दैट इज व्हाई डीमैट बिकम्स सो पॉपुलर. डीमैट बिकेम सो पॉपुलर बिकॉज इट इज फास्ट. चलो लास्ट टॉपिक, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा और मुझे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है. बेसिक्स जो है मैं वापस रिवाइज कराऊंगा सारे के सारे, बिकॉज मुझे चाहिए कि बेसिक्स में सब लोग साथ में रहेंगे तो मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर पाऊंगा. चलो एक लास्ट चीज, द कंसेप्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर एंड रजिस्टर्ड ओनर, ये क्लियर है और मेरे बेसिक्स डन हो जाते हैं. द कंसेप्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर एंड रजिस्टर्ड ओनर, वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड. इन डिपॉजिटरी मोड, in depository mode, every share has two owners. In depository mode, every share has two owners. The first owner is what? Beneficial owner. And the second owner is रजिस्टर्ड ओनर. वन इज बेनिफिशियल ओनर, वन इज रजिस्टर्ड ओनर. इसका मतलब कैसा है समझना ध्यान से, कि जब मैंने मेरे शेयर सर्टिफिकेट्स डिपॉजिटरी को दे दिए तो वो शेयर सर्टिफिकेट्स डिपॉजिटरी के नाम पे रजिस्टर हो जाते हैं. द डिपॉजिटरी बिकम्स the registered owner. So for each and every share which you are holding in demat mode, उसका registered owner बन जाता है depository, but you continues, you remain the beneficial owner. So demat account holder is the beneficial owner. Beneficial owner का मतलब हो गया सारे benefits, डिविडेंड बोलो, वोटिंग राइट बोलो, बोनस इश्यू बोलो, राइट इश्यू बोलो, बायबैक के अंदर अप्लाई करने का राइट बोलो, सारे राइट्स मिलेंगे टू द बेनिफिशियल ओनर. रजिस्टर्ड ओनर सिर्फ नाम का है, रजिस्टर्ड ओनर सिर्फ नाम का है. तो डीमैट मोड में हर एक शेयर के दो ओनर हो जाते हैं. लेकिन अगर यही मैं बात करता हूं इन फिजिकल मोड, फिजिकल मोड समझ रहे हैं, जब शेयर सर्टिफिकेट मोड है, देन शेयर होल्डर इज himself the registered owner as well as beneficial owner. मतलब एक कंसेप्ट था ही नहीं तब तो भाई. रजिस्टर्ड ओनर भी मैं है, बेनिफिशियल ओनर भी मैं है. रजिस्टर्ड ओनर का मतलब है कि कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम लिखा है, हाँ मेरा नाम लिखा है, सारे बेनिफिट्स भी मैं लूंगा, हाँ मैं लूंगा. फिजिकल शेयर्स में दोनों आप थे, रजिस्टर्ड ओनर भी आप थे और बेनिफिशियल ओनर भी आप थे. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिपॉजिटरी मोड, अब आपने अपने शेयर सर्टिफिकेट दे दिए हैं डिपॉजिटरी को, तो डिपॉजिटरी ने अपने नाम पे रजिस्टर करा लिए, तो डिपॉजिटरी बिकम्स द रजिस्टर्ड ओनर एंड यू बिकम द बेनिफिशियल ओनर. तो अगर कहीं पे भी इस मॉड्यूल में हम आगे पढ़ेंगे, जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे फंडिंग का, हम जहां भी पढ़ेंगे ओके ही बिकम्स द बेनिफिशियल ओनर. बेनिफिशियल मतलब डीमैट मोड में भाई साहब इसने शेयर्स खरीदा, तो डीमैट मोड में शेयर्स खरीदते तो वो बनता है सिर्फ मात्र केवल बेनिफिशियल ओनर. फिजिकल में खरीदते हैं तो आप दोनों बन जाते हैं. सर क्या कोई नुकसान होता है कि बेनिफिशियल? कोई नुकसान नहीं होता है, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. फायदा इतना सा होता है आपको कि आपकी अब ट्रेडिंग फास्ट हो जाती है, ट्रेडिंग फास्ट हो जाती है. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस. नाउ आई वुड स्टॉप. नाउ अंडरस्टैंड कैसा है कि कोई व्यक्ति हो सकता है क्लास में जिसको ये फास्ट लगा होगा, बिल्कुल हो सकता है. तो पहले तो इससे प्रिजम्पशन मत लेना कि सिलेबस फास्ट चलेगा, ये सिलेबस नहीं है, ये आपके फंडिंग के सिलेबस में कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं है. ये वो चीज़ है जो मैं अपेक्षा करता हूं कि हर एक व्यक्ति को पहले से पता होनी चाहिए टू स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ फंडिंग. ऐसा तो अगर यहाँ पे किसी को भी डाउट रहेगा तो आफ्टर लेक्चर आई विल बी स्टेइंग हियर एकदम शांति से, और ये बेसिक्स को रैप अप करते चलेंगे. तो बेसिक समथिंग है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, बट सिर्फ आगे हम कोई चीज़ को याद करें, रटें, उससे बेटर है कि उसके बेसिक्स को समझ लें ताकि हमें उस चीज़ का माइंडसेट समझने में ईजी जाएगा. अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? वेरेवर यू हैव स्पेस जस्ट पेन दिस थिंग डाउन. And if at all anyone wants to ask anything, of course, feel free to ask.
No, minor ones. Yes, yes. But a person who has not started, I would suggest to read from the revised one. और अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो सिर्फ इंडेक्स से पेजेस को कंपेयर कर लो, so you'll get to know. Minor ones, minor ones. Professional में इंस्टीट्यूट आफ्टर रिजल्ट एवरी टाइम रिवाइजेज द मॉड्यूल. यस, सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू सी. MCS में हर बार वो लोग क्या करते हैं कि कुछ कट तो नहीं करते बट 10-15 केसेस ऐड करते हैं आफ्टर द रिजल्ट्स. तो जो जून अटेम्प्ट किया उनके लिए तो लास्ट एडिशन हो गया, दिसंबर के लिए वो वापस 10-15 केसेस ऐड करेंगे और पेपर में उन 10-15 केसेस से क्वेश्चंस पक्के से आता है. सो देन दिस इज समथिंग विच यू टू टेक केयर हमेशा. जी सर, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. या नो मतलब I'll give you a PDF, you don't have to worry. Yeah, don't worry. Yes people, are we done with this? सब्जेक्ट फटाफट से पेन डाउन कर लेंगे, बस कुछ है नहीं इसमें. भाग्यश्री नाम है आपका, है ना? यहां से दिख रहा है आपको? ओके. प्रवीण, वहां से आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? थोड़ा स्ट्रगल होता है बस. Yes people, are we done? Okay. Shall we go forth? Pakka? Okay. Depositories Act 1996. फॉलो शेयर मार्केट डेली बेसिस पे. अब मैंने लिखा नहीं, मनी कंट्रोल सबको डाउनलोड करके रख लेना अपने मोबाइल में. किसी भी दिन मैं कोई भी चीज़ का रेफरेंस दूंगा तो आपको मनी कंट्रोल से ही समझ में आएगा. मनी कंट्रोल डाउनलोड करके रखना है आपको आज ही मोबाइल में. एंड अभी तो डेली बेसिस पे सेंसेक्स निफ्टी को फॉलो करिए, सिंपल, बिकॉज यू विल सी एक्सट्रीम चीज़ें जो कि आप नॉर्मली कभी नहीं देख पाओगे अभी. तो इट इज अ परफेक्ट टाइम टू लर्न द मार्केट. इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल राइट नाउ. यस. मतलब कंपनीज का इमोशनल फैक्टर जीरो रहता है. आप ये समझो कि अभी जो इतना क्राइसिस सिचुएशन है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग बट कंपनीज डू नॉट रियली रियलाइज इट. मतलब देयर इज अ क्लाइंट, व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज प्लानिंग टू, मतलब इट्स अ 1000, मतलब उसका 1000 करोड़ टर्नओवर है, वर्ल्ड वाइड काम करता है. और अ फ्रेंड ऑफ माइन वर्क्स फॉर हिम, तो मेरा बहुत छोटा सा एक एस्पेक्ट मेरे हाथ में आता है. तो उनके लिए कोरोना है ना, तो दे हैव स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मास्क. उनके हिसाब से मास्क तो सबको चाहिएगा ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज another plan which these people are coming up with. Now what is going to happen is all over the world now this vegan thing is going to work बहुत ज़्यादा because of this corona. एक बहुत popular चीज़ आ चुकी है कि now people are going to go after vegetarian. Let's be vegetarian. ऐसा एक drive चलेगा, 100% चलेगा. Then people are going to start this organic farming abroad में. अब इंडिया में तो क्या वैसे सब कुछ ही ऑर्गेनिक है. Are you understanding? तो इंडिया में अपन को इतना स्ट्रगल नहीं होता है, बट बाहर उस चीज़ की वैल्यू 10 टाइम्स है. सो नाउ देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप कंपनीज प्लानिंग के वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्लांट्स डालेंगे. प्लांट्स मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, बिकॉज आज से 1 साल बाद उसका एक दैट हवा चलेगी. व्हेन वी गेट बैक फ्रॉम कोरोना, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग? Then vegan, let's go vegan, and thereafter it's going to be all about organic farming. So my point is just companies do not really care about the emotional aspect of people dying. This is like what is the next possible opportunity we need to grab. And that's how share market eventually functions. कि जिस दिन then we are going to go, मतलब आप समझो if all companies into this thing mask manufacturing, तो कोरोना बढ़ेगा, उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा. Are you understanding? So then this is how share market function. It does not actually see any emotions. It is this all practical business. कोई मतलब नहीं है share market गिरा करोड़ों का नुकसान हुआ. Simple international business बंद हुआ, share market गिरेगा, बात खत्म. So don't really care. So this is how market functions. And once you realize कि market को चलाने वाले हम ही हैं. Are you understanding? Share market गिरा तो वो हमारी वजह से गिरा, बिकॉज हम जैसे लोग इमीडिएटली बेचो शेयर्स, एंड जैसे बेचो शेयर्स, इवेंचुअली शेयर मार्केट तो गिरना ही है. हम जैसे का मतलब है हम में से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ऐसा. सो इवेंचुअली दिस इज हाउ इट फंक्शंस. चलिए, ये नहीं पेन डाउन करना है, ये पेन डाउन करना है.
ओ भाई साहब, is it done? Okay. Get it done. It's okay. Yes, people, are we all done? Yes. Now, very small sa thing, announcement. This is not going to matter much to you, but कैसा रहता है यारो? मतलब ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अ मार्केटिंग थिंग होता तो मैं इसको पहले क्लास के पहले कर चुका होता इस चीज़ को. आई एम गोइंग टू कम अप विद अ स्टैम्प पेपर इन अ फ्यू डेज इन द नेक्स्ट वीक, एंड स्टैम्प पेपर आई एम गोइंग टू राइट अ फ्यू कंडीशंस. 4-5 कंडीशंस रहेगी, बहुत बेसिक सी कंडीशन. ऐसा बेसिक सी कंडीशन मतलब आपको एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब अटेंडेंस 100% होनी चाहिए. सुनो मेरी बात को तो सुन लो. अटेंडेंस 100% होनी चाहिए. उसके बाद में आपको सारे टेस्ट देने हैं. यू कैन नॉट स्किप अ टेस्ट आपको लिखने हैं. अब उसमें पास फेल छोड़ो, लिखना कंपलसरी है. मतलब अगर मैं उसमें पास फेल लगा दूंगा तो वो मेरे हाथ में हो जाएगा, इसलिए टेस्ट लिखना कंपलसरी है. मैं एक वर्कशीट का कंसेप्ट लाऊंगा. जब मैं लाऊंगा तब आपको बेटर तरीके से समझेगा. वर्कशीट्स के अंदर कैसा होता है, जो चैप्टर होता है वो ब्लैंक फॉर्म में होता है कि चैप्टर में आधी चीज़ें लिखी, आधे में ब्लैंक छोड़ा है, तो वो आपको अकेले बैठ के लिखना है, जिससे कि जो चीज़ें याद करने की वो बेटर तरीके से याद होती है. वर्कशीट्स आपको सारी फिल करनी है एंड देयर आफ्टर सिंपल टेस्ट देना है, वर्कशीट्स फिल करनी है, अटेंडेंस 100% दैट्स इट. 3 कंडीशन है. ये 3 कंडीशन अगर कोई स्टूडेंट फुलफिल कर लेता है बैच में, आई एम गोइंग टू गिव यू इन राइटिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर विथ एवरीवन का सिग्नेचर दैट इफ एट ऑल द पर्सन फेल्स देन आई एम गोइंग टू रिफंड द फीस 100% फॉर फंडिंग. अब सुनो, ये कोई ऐसा मार्केटिंग की चीज़ नहीं होता, तो मैं पहले करके उसे प्रमोट करता. माई पॉइंट इज सिंपल, क्या आई हैड डिसाइडेड दिस आइडिया बिकॉज आई बिलीव कि अगर स्टूडेंट ये कर लेगा तो मैं 100, मतलब माई टारगेट इज एग्जाम्शन एंड आई एम टेलिंग यू फॉर लास्ट 2 months आई वर्कड ऑन द नोट्स. सो आई एम वेरी श्योर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग आई वर्कड आउट. सो इट इज जस्ट आई एम वेरी श्योर 60+ ही लाओगे. बट आपने भी देखा है कि बच्चा एग्जाम दे टाइम कुछ भी सोच के दे सकता है भाई साहब. तो मैं अगर एवरेज स्टूडेंट को भी लेके चलता हूँ, एवरेज मतलब एक व्यक्ति जो कि एकदम ही मतलब आ रहा है बस जैसे तैसे जीरो मोटिवेशन के साथ, तो मैं उसको पास करा के देगा. तो इट इज जस्ट एवरीवन. फेल्स का मतलब हो जाता है 40 से लेस. 40 लेस मींस फेल्स. हर ये क्या बता रहे तो पता है सबको. देन आई एम गोइंग टू रिफंड द फीस. रिफंड द फीस में वो सब नहीं होगा कि भाई ये आपके नोट्स कितना कट रहा है, भट रहा है. जो फीस आपने भरा है आपका फंडिंग के लिए, वो 100% रिफंड हो जाएगा. नाउ ऑफ कोर्स मेरा घर चलाना है मेरे को, तो मैं तो चाहेगा कि एक भी व्यक्ति की फीस रिफंड नहीं करेगा, तो मैं मेरा पार्ट करेगा उसके अंदर, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आपका पार्ट करेंगे उसके अंदर. सो इससे इतनी सी चीज़ होती है. देखो एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए जो 6-7 हज़ार रुपये की फीस होती है, 8 हज़ार की फीस होती है, दिस डजंट रियली मैटर एट अ मैक्रो लेवल. अभी मैटर करती है, बट आप ये सोचो कि ये आपको कहाँ लेकर जाती है. ये आपको लेकर जाती है टुवर्ड्स CS. और आप इसको कंपेयर करो ना, आपको ये क्यों अजीब लगता है, कभी कभी ज़्यादा लगता है, बिकॉज आप इसको बिट्स एंड पार्ट्स में दे रहे हो. जो बेचारे कॉलेज करते 15-15 लाख रुपये उनको कॉलेज के देने 2 साल के. सो उस मुकाबले अपना कोर्स इज नथिंग. बट एक स्मॉल सी चीज़ से क्या हो जाता है, एक स्टूडेंट अगर एक दिन घर में बैठ के सोच रहा है थोड़ा सा बीमार लग रहा है, नहीं जाता हूँ, सो एटलीस्ट दिस वुड ब्रिंग हिम हियर. तो एक छोटे से इंटेंशन के साथ में आई एम डूइंग दिस. तो इसको प्लीज डू नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस. सबसे पहली चीज़ है इसको, मतलब अ पर्सन कैन क्रिब अबाउट इट, बट मैंने सोचा था मैं करेगा तो मैं करेगा, बात खत्म हो जाती है मुझको. एंड दिस इज बिटवीन अस.
सो यू आर हियर ऑलरेडी एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट समथिंग मैं बाहर पोस्टर लगा के बोल रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो लोग यहाँ पर हैं उसके लिए इट्स वेरी क्लियर, 100% अटेंडेंस का मेरा मतलब है 100% अटेंडेंस, एक छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा है फिर अरे मैं 60 अश्योर कर सकता है, बट 60 लिखना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो समझ में आ रहा है। तो इसलिए जस्ट सिक्योर के पास होना, पास मतलब मैं कह रहा हूँ आप सोचो ना कि क्लास का सबसे गधा व्यक्ति अगर पास हो सकता है तो आप 60 कैसे नहीं ला सकते? आर यू गेटिंग? हाँ क्या कर रहे हो, मतलब आप कहते हो गधे हैं क्लास में, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कुछ लोग। सो माई पॉइंट इज सिंपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ आई कैन अश्योर 60, मतलब सिर्फ क्लास में बैठने से अगर मैं कह रहा है श्योरिटी, तो 100% यू कैन सेल थ्रू। एंड द रीजन आई एम जस्ट सीइंग इट फॉर फंडिंग इज कि कैसा होता है कि MCS और ओपन बुक भी होता है। तो पहला पेपर फंडिंग होता है। मैंने क्या ये जब इंट्रोड्यूस करा तो मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया हुआ है, एंड आई एम अ लॉयर प्रैक्टिकली, ठीक है, तो मैं उस सारी चीज़ें सोच के करता है। तो कैसा है कि किसी बच्चे का मान लो फंडिंग का पेपर बिगड़ गया, सर आपने MCS दिया, तो वो जानबूझ के बिगाड़ के आ जाएगा कि पैसे ले जाएगा पूरे। सो देन मैंने बहुत ऑड्स कंसिडर करने के बाद में आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट फॉर फंडिंग। ओपन बुक में मैं लिख भी दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप समझ रहे हो। ओपन बुक में तो कोई भी लिख के दे सकते, कोई भी मतलब आप खुद भी गारंटी कर सकते हो कि हो जाएगा, बट फंडिंग में सेइंग इट आई एम टेलिंग यू इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हिच आई हैव टेकन एंड देयरआफ्टर आई एम गिविंग इट यू इन राइटिंग। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा है 80+ आओगे तो बाइक दे देगा, हवा में नहीं बोल रहा है मैं। आई वांट टू कम अप विद अ स्टैम्प पेपर एंड गोइंग टू गिव इट, मतलब मेरे के ऑफिस पे पड़ा है, मुझे क्या लिख के टाइप करके हर एक का साइन कराना है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, आई वांट टू साइन इट अप। दैट सिंपली गिव्स यू एन एश्योरिटी। इसका पर्पस इतना सा है कि यार कैसा होगा, आई एम टेलिंग यू, होता क्या एग्जीक्यूटिव में बच्चों के साथ कि यार पढ़ा नहीं है, मैं टेस्ट नहीं देता, मैं एक हफ्ते बाद दे दूंगा, मैं बीमार हूँ। सो एटलीस्ट दिस वुड push you to at least get each and every facility which is made for you ना। अब अगर आपका टेस्ट होगा तो I'm telling you very frankly, I pay someone to check your test copies and the pay is really good because एक CS कॉपी चेक करता तो फ्री में नहीं करेगा और ना ही वो लेसर पे करेगा। सो व्हेन अ पर्सन चेक्स, बिकॉज एग्जीक्यूटिव के 150 किड्स, यहाँ के आप 50 किड्स मान लो, सो एट द एंड 200 बच्चों की कॉपी एवरी 15-20 डेज के अंदर जब आती है तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू चेक। आई विल नॉट लाइक आई चेक द टेस्ट कॉपी, समवन एल्स चेक्स इट, बट आई पे हिम नाइसली। सो माई पॉइंट इज व्हेन आई एम पेइंग समवन यू शुड गेट द यूटिलाइजेशन ना। अब आप गधे हो जो फिर टेस्ट नहीं लिखते। अब आपको आज नहीं ना मतलब क्या, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लिखोगे, आप भले ही उस टेस्ट में फेल हो जाओगे, इट डजंट रियली मैटर कि टेस्ट में आप पास हो या फेल हो, मैटर करता है कि आपने एटलीस्ट एक एग्जाम एनवायरनमेंट का मजा ले लिया। अब वो आप मल्टीपल लेते रहोगे तो फायदा होगा। तो क्लियर है, अगर आपने सारे टेस्ट लिखे और मैं एक्सपेक्टेशन, अगर मैं यहाँ पर लिख देना सारे टेस्ट में पास होना है, तो आप समझ रहे हो कि मैं डेलिबरेटली आपको फेल कर सकता हूँ ना, बट मैं आपसे क्या अपेक्षा करूँ, आपको सिर्फ यहाँ पे आके बैठ के लिखना है बस। आपको जैसे जैसे मतलब शरीर ला के रख देना है यहाँ पे, खत्म। फिर आपने अटेम्प्ट किया नहीं किया वो भी मायने नहीं रखता है, बट आपको आना है, खत्म बात। आपको सारी वर्कशीट भर के देनी है और मैं वो रीजनेबल रखूंगा। ये आपको समझ ऐसा नहीं दूंगा कि 10 वर्कशीट ला के दे देना कल तक। इट इज गोइंग टू बी वेरी रीजनेबल, यू विल अंडरस्टैंड एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल, स्पेशली इन लिस्टिंग। 40 on 40 को टारगेट करके चल सकते हैं आप, 30 तो आप स्कोर करेंगे, तो वो वर्कशीट का चीज़ जो है वो बहुत अच्छा फंक्शन करेगा इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग। और अटेंडेंस तो भाई साहब ये आपका सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। बेवकूफ़ है वो व्यक्ति जो छुट्टी मारता है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना, यू पे मोर देन अ मूवी टिकट टू सिट हियर। एजुकेशन इज नॉट चीप एंड आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे भी कोई भूखे नहीं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स सो एक्सपेंसिव यार। मतलब इवन अकेडमी का लाइट बिल 5 लाख रुपए का आता है महीने का। तो जब आपसे फीस लेते हैं तो ऐसा मत सोचो आप लोग कि हाँ फीस में तो बहुत सोचो, अ लॉट ऑफ थिंग्स गेट इन्वॉल्व। सो माई पॉइंट इज सिंपल दैट यू पे, आप आपका छोड़ो, अकेडमी का छोड़ो, अब आपका सोचो, आपके एंड पे यू पे मोर देन अ मूवी टिकट टू सिट हियर। व्हेन यू आर पेइंग 8,000 रुपीज फॉर 75 days का बैच, यू आर पेइंग मोर देन अ मूवी टिकट एवरी डे। सो व्हेन यू आर थिंकिंग ना आज घर पे रह के यार आज नहीं जाता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू पेड अ ह्यूज सम ऑफ मनी, सो यू हैव टू सिट हियर नो मैटर हाउ सर्कमस्टेंसेस आर, ऐसा। सो इफ एट ऑल यू एश्योर दीज 3, तो आई एम टेलिंग यू, अरे मतलब आग लगा देंगे पेपर में 100%। मतलब आई एम ट्राइंग कि 100% जो पॉसिबल चीज़ें वो आपको दूंगा मैं, हर चीज़। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हो। बॉडी को लेकर यहाँ पर आना है, टेस्ट देना है एंड वर्कशीट्स लिखनी है, एंड दैट विल बी ऑल। इट इज ऑल गोइंग टू बी रीजनेबल, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई प्लान कि मैं कम लेगा, बट इवेंचुअली उतना ही हो गया। बट इवेंचुअली फर्स्ट वीक हम लोग टेक लेसर टाइम का लेक्चर एंड इवेंचुअली वी गोइंग टू इंक्रीज इट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। नाउ यू विल हैव अ 10 minutes का break and then I'm going to take up MCS का मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन लूंगा, so do not worry, okay? Yep, that'll be all for the day. Thank you so much.